रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम जिसे हम कहते हैं गुड मॉर्निंग पब्लिक, और पब्लिक मुझे कहती है सो हाफिज़। आई एम प्रीटी श्योर अबाउट इट कि आजकल आपके लिए सुबह उठना बहुत मुश्किल होगा। वो इसलिए कि लाहौरिये वैसे बहुत लेट उठते हैं, लेकिन आजकल लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, हर जगह बल्कि पूरे पाकिस्तान में ऑफिशियली सीजन है वेडिंग का। तो रात देर तक वेडिंग जो है वो कोई मेहंदी हो, बारात हो, वलीमा हो, चलता रहता है। तो कल मैंने भी कोई शादी अटेंड की, इसलिए आजकल सुबह उठना बहुत मुश्किल है। लेकिन इस्लामाबाद की शादियाँ कंपैरेटिवली लाहौर से थोड़ी डिफरेंट होती है। लाहौरिये तो सारी रात जो है वो जश्न मनाते रहते हैं। इस्लामाबाद में किसी वेडिंग का इन्विटेशन हरमीत पाची को आया है या नहीं, कोई शादी अटेंड की है या नहीं, उनसे जान लेते हैं। और इसके लिए हम चलते हैं लाहौर से इस्लामाबाद। अस्सलाम वालेकुम हरमीत पाजी, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग फ्रॉम लाहौर स्टूडियो। व्हाट अ पिंक कलर। जी वालेकुम सलाम, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। सुहा, वैसे तो कार्ड बहुत ज़्यादा आए हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं आए हैं, लेकिन बहुत सारे दोस्त, बहुत सारे प्यार करने वाले मित्र जो है, लेकिन मैं नहीं गया हूँ माजरत के साथ। मुझे नहीं मालूम होता कि कल किसी की शादी जो जिसने दावत दी है मुझे याद नहीं होता, और कहीं ना कहीं मैं कहीं और जगह बिजी मसरूफ ज़्यादा रहता हूँ, तो मैं नहीं गया। लेकिन होना चाहिए क्योंकि नवंबर दिसंबर ये जो है सीज़न है, और फिर हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं लेट नाइट तक तो इस्लामाबाद में इस तरह खास इवेंट नहीं होता है। लाहौर की बात अलग है, थोड़ी सी डिफरेंट है। चुलबुले लोग हैं, बड़े प्यारे लोग हैं, और कहीं ना कहीं जिंदा दिल जो हम कहते हैं वैसे कहा जाता है, लेकिन हकीकत में जिंदा दिल है वो। चलिए फिर आपके दिल को जिंदा करने के लिए हम भी प्लान कर रहे हैं आपको लाहौर इनवाइट करने का। बस एज सून एज पॉसिबल कोशिश करें कि आप भी आ जाए लाहौर। और अगर आप वेडिंग सीजन की बात करें तो भी आप एंकर भी हैं, एक्टर भी है, कहाँ टाइम मिलता है ना बंदे को शादियों पर जाने का। लेकिन चलिए, आप शादियाँ इंजॉय करने वाले लोगों की तादाद बहुत बड़ी है, और वो जो बड़ी तादाद है वो बहुत आजकल इंजॉय भी कर रही है शादियाँ। और एक और बड़ी अहम बात, जब हरमीत हम मौसम की बात करते हैं तो मौसम की बात करते साथ ही हम काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। लेकिन मौसम की बात करने के आपको पता है आजकल जो मौसम है ना वो बिल्कुल वेडिंग वाला ही है। ना इतनी गर्मी है ना इतनी सर्दी है। लाहौर में बड़ा इत्तेदाल का मौसम है, और लाहौर के मौसम की वजह से जो लाहौरी हैं वो शादियाँ ज़्यादा अटेंड कर रहे हैं और ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं। चलिए जी, हम भी आगे बढ़ते हैं। हमने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करना है, और आपको पता है कि आगाज़ की जब हम बात करते हैं तो आपके माइंड में फ़ौरन एक बल्ब क्लिक करता होगा, ये सब होगा डेली डोज। यानी हम डोज से आज के दिन का आगाज़ करते हैं। भी आज है थर्सडे, मुझे लगता है आज के बाद से ऑनवर्ड, कल वैसे मैंने ये शुरू किया, लेकिन आप लोग को स्क्रीन पर आके बताना चाहिए भी आज दिन क्या है, तारीख़ क्या है, क्योंकि मेजॉरिटी अगर मैं बात करूँ सिर्फ स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी जाने वाले बच्चों के अलावा नहीं पता होता कि आज क्या दिन चल रहा है। भाई जुमेरात पे पहुँच गए हम, वीकेंड इज़ राउंड द कॉर्नर, तो कोशिश करें कि अपने ज़्यादातर काम जो है वो वीकेंड से पहले कर लें। चलिए जी, आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़कर आपको पता है हमने सबसे पहले आपको हैवी डोज देने हैं एक वेकअप कॉल के साथ। सो लेट्स टॉक अबाउट डेली डोज ऑफ गुड मॉर्निंग पब्लिक। सो आज का पहला डोज हमने आपको देना है एक रिकॉर्ड का। जब रिकॉर्ड बनाने की बात आती है ना हरमीत, तो यकीन करें मैं एक्सप्लोर करना शुरू कर देती हूँ कि अगर मैं अपने इर्द गिर्द देखूँ तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं हमारे इर्द गिर्द जो बेचारे रिकॉर्ड बना चुके, लेकिन उनको नहीं पता कि वो क्या रिकॉर्ड बना चुके, क्योंकि यहाँ के लोग आपको पता है कितने एक्सपर्ट होते हैं हर चीज़ में। लेकिन चले, यहाँ पर मैं आपको एक नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया है, वो रिकॉर्ड में आपसे शेयर करती हूँ कि बेसिकली ये एक इस तरह की बहुत सारी कैंपेन्स वो चलाते रहते हैं, और चलाने का मकसद ये होता है कि फूड हंगर जो है, अगर हम अमेरिका की बात करें तो ये खबर देने से पहले कुछ फैक्ट एंड फिगर्स जो मेरे सामने आए थे, हरमीत 38 करोड़ आबादी की जो है ना अमेरिका की, वो रोज़ाना की बुनियाद पर वो लोग हैं जिन्हें भूख का सामना करना पड़ता है, जिन्हें खुराक प्रॉपर नहीं मिलती। और अगर हम सिर्फ फूड की पैदावार की बात करें, यानी जो खुराक की पैदावार है उसका एक खासा हिस्सा जो है वो अमेरिका में ज़ाया कर दिया जाता है, जहाँ पर हम सो कॉल्ड सुपर पावर कह रहे होते हैं, जहाँ पर हम कह रहे होते हैं कि वहाँ ज़िंदगी बहुत अच्छी है, वहाँ सब कुछ बड़ा वेल मैनेज्ड है, वहाँ मेट्रोपॉलिटन, वहाँ की हुकूमतें, वहाँ के काम और वहाँ की महंगाई, हर चीज़ बड़ी ऑर्गेनाइज्ड, हम समझते हैं कि वो बड़े वेल सेटल ममालिक है। लेकिन वहाँ पे अगर हम गुर्बत की बात करें, फूड हंगर की बात करें, तो वहाँ की तादाद भी बहुत ज़्यादा है, और उसी को कैटर करने के लिए सीरियल के डब्बों का बात तो बिल्कुल आपकी दुरुस्त है। रिकॉर्ड तो वैसे बन गया, लेकिन बात वही है कि हम जब देखते हैं, और अब तो बहुत सारी चीज़ें जो हमारे सामने आ रही हैं, आदाद और शुमार जो वहाँ से आ रहे हैं, और मुख्तलिफ किस्म की वीडियोज़ हमारे सामने, और ऐसी रियासतें भी वहाँ पे हैं जहाँ लाकानूनियत है, और कहीं ना कहीं आपको बहुत सारे से बेघर लोग मिलेंगे, तो बात आपकी दुरुस्त है। लेकिन खाना जो है ज़ाया होने का जो रिवाज है वो बहुत ज़्यादा दुनिया में है, और मैंने बहुत ऐसी जगह देखी है कि मैं खुद हैरान हो जाता हूँ कि जो खाना ज़ाया करना है, एक तरफ तो हमारे पास बहुत सारे से ममालिक हैं, लेकिन खासकर अमेरिका की आप बात करिए तो वहाँ पे ये तादाद अब दिन पर दिन बढ़ती चली जा रही है। और आपकी बात दुरुस्त है कि कहीं ना कहीं हमें लगता है कि वहाँ की ज़िंदगी यहाँ से काफ़ी मुख्तलिफ होगी, लेकिन वहाँ पे रिहाइश के साथ साथ जो हेल्थ है, फिर दीगर चीज़ें हैं, वो इंतहाई बड़ी मुश्किल है। और उसके साथ साथ हम इन लोगों को भी जब देखते हैं जो बेघर हैं और कहीं ना कहीं नशे के आदी लोग हैं, तो उनकी भी एक बहुत बड़ी तादाद आपको सड़कों और रोड पे नजर आएगी। लेकिन बहरहाल ये जो इवेंट हुआ है
मेरे ख्याल में बहुत अच्छा हुआ अवेयरनेस के हवाले से, और होना भी चाहिए। अंदाज बहुत ज़बरदस्त है और बहुत मुख्तलिफ है। और हरमीत, एक और बड़ी अहम बात की, ये सीरियल के डब्बे जो है बेसिकली उन्होंने जब डोनेट किए हैं तो बहुत सारे ऐसे फूड बैंक्स जो वहाँ पर अवेलेबल हैं जो कि भूखों को खाना खिलाते हैं, उन फूड बैंक्स को ये सीरियल के डब्बे उन्होंने दिए और साथ जो है वो मिल्क भी प्रोवाइड किया ताकि जो बड़ी तादाद में लोग हैं वो जो भूखे हैं उनको खुराक दी जा सके। इससे पहले भी ये एक, जब मैं रिकॉर्ड बनाने की बात करती हूँ तो कैसे भूल सकती हूँ कि दरअसल रिकॉर्ड जब आप बनाते हैं तो रिकॉर्ड ब्रेक करते हैं। इससे पहले ये एक रिकॉर्ड बनाया जा चुका है, डब्बों की तादाद जो है उससे पहले ज़रा कम थी और अब जो है इन फूड हंगर की जो कैंपेन है इसको चलाने वाले जो नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन के सारे मेंबर्स हैं, उनका कहना है कि बहुत एक लंबा अर्सा लगा इसको प्लान करने के लिए और फिर हम एक मुनफरिद अंदाज में इसको डोनेट करना चाहते थे। और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का पूरा अमला और पूरी टीम चूँकि मौके पर मौजूद थी तो ये सीरियल के डब्बों से जो रिकॉर्ड उन्होंने बनाया है और इसका जो अमली मुजाहरा किया है, और आप कार्टून्स में हमेशा देखते हैं कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स इस तरह से कार्ड से बनाई जाती हैं और फिर उसको ढेर किया जाता है, और यही स्ट्रैटेजी और यही प्लान जो है वो इस पूरी टीम ने भी किया और रिकॉर्ड भी बन गया। और देखें, नोबल कॉज के लिए भी उन्होंने जो काम किया वो काम भी पूरा हो गया और लोगों ने बड़ा इंटरेस्ट लिया इसमें। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर पे चलते हैं। अगली खबर हमने आपको देनी है मुल्तान से। हाँ, ये कितना खूबसूरत लग रहा है ना, आपको खबर समझ आ गई होगी। मुल्तान की हरमीत, आपको पता है कि बर्तन बहुत मशहूर है और उस बर्तन पे जो मीनाकारी की जाती है, ओ माय गॉड, जिस बारीकी से खूबसूरती से की जाती है। ज़्यादातर आप देखते हैं कि ब्लू कलर के और लाइट ब्लू कलर के बर्तनों का पूरा सेट आजकल तो सोशल मीडिया पे मैंने बहुत सारे पेजेस ऐसे देखे हैं जो कि ऑफिशियली मुल्तान से हैं और वो वहाँ से स्मॉल स्केल बिजनेस चला रहे हैं और इस तरह के बहुत सारे बर्तन पर ऐसे नक्शो निगारी करके ब्लू और लाइट ब्लू कलर से फिर वो बाकायदा के बाकायदा सेट होते हैं, टी सेट होती हैं, प्लेट्स होती हैं, ट्रेज होते हैं, कप्स होते हैं, वो उनको सेल करते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आपकी मुलाकात कराने लगी हूँ एक ऐसे कारीगर से जो पुराने टेलीफोन सेट्स जो हैं, जो कि हमारे घर में ज़माना कदीम में पड़े होते थे, जिसके एक नंबर मिलाने के लिए एक नंबर को 4, 5, 6 दफ़ा पूरा घुमाना पड़ता था, तो वहाँ पर वो सेट्स जो हैं अगर आपके घर में पड़े हुए हैं तो आप मुल्तानी सकाफती नकूश का ये दिलकश अंदाज जो आप देख रहे हैं, आपने सिर्फ ये करना है कि अपने घर का पुराना ये टेलीफोन सेट हरमीत लेके जाना है और इसके ऊपर आपकी मर्जी के मुताबिक जो रंग आप सिलेक्ट करेंगे उसके ऊपर नक्शो निगार करके देंगे वो, और उसके पैसे आपको चार्ज करेंगे, मतलब फ़ोन आपका। और जो वैसे सोहा, अगर हम देखें मुल्तान के हवाले से, मुल्तान के लोग बड़े ज़्यादा मेहनती भी हैं और आपने दुरुस्त बात की कि जैसे जैसे वहाँ पे गर्मियों का सीज़न आता है तो बहुत सारे ऐसे कारीगर जो हैं जिनको हमने देखा है कि वो हमारे इलाकों की तरफ आना शुरू हो जाते हैं और उनके पास बड़े ज़बरदस्त किस्म के, क्योंकि वहाँ का जो सकाफती यानी वहाँ का जो आर्ट है और फिर हर इलाके की अपनी एक सकाफत होती है, वहाँ का एक ट्रेडिशन होता है, उस आर्ट को वो बड़े मुनफरिद तरीके से पेश करते हैं। लेकिन आप अंदाज़ा लगा लें कि टेलीफोन, फिर उस ज़माने का टेलीफोन घुमा घुमा के, और कहीं ना कहीं इसका ख्याल भी बड़ा रखा जाता था सोहा, इसके लिए बड़ी अलहदा से जो है ख़वातीन पहले से कुछ ऐसी चीज़ें तैयार कर लेती थी कि हाँ टेलीफोन का बड़ा ख्याल रखा जाता था। लेकिन बहरहाल जिस तरीके से इन्होंने इस पर नक्शो निगार बनाए और बड़े मज़े की अट्रैक्शन, और वही बात है कि पुराने जितने भी चीज़ें अब हम देखते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ रही, कहीं ना कहीं वो चीज़ें पुरानी से पुरानी तर होती चली जा रही हैं। तो मेरे ख्याल को अगर आपने उनको सेव करना है और बड़ा खूबसूरत तरीके से पेश करना है तो ये तरीका दुरुस्त है। अच्छा, ये काशी अब्दुल रहमान जो है ना, इनका कहना ये कि मेरे बाप दादा से ये काम चलता आ रहा है, सकाफत का बीड़ा जो हमने उठाया हुआ है कि हमने इसको आगे बढ़ाना है, और ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि आपको पता है हरमीत बहुत सारी ऐसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस भी है जो कि बड़ी तादाद में ऑर्डर करते हैं। इनका कहना है कि मेरे वालिद ने 1960 में उस वक्त के जो सदर थे उनको भी ये एक टेलीफोन जो है इस तरह का तोहफे में दिया था। लेकिन अब जो है उनकी स्ट्रैटेजी ये है कि अगर आपके घर में, आपके ड्राइंग रूम में ये पड़ा हुआ कितना खूबसूरत लगेगा ना, मतलब अगर पुराना फ़ोन तो आप रखेंगे नहीं क्योंकि उसका इस्तेमाल ही कोई नहीं है, लेकिन अगर ये फ़ोन है आपके पास तो जाएं, इस पे आप नकूश कराएं और उसको डेकोरेशन के तौर पर जो है वो अपने ड्राइंग रूम में रख सकते हैं। लोग बड़ी तादाद में उनके पास जाते भी हैं। मैं आपको बता देती हूँ कि एस्टिमेटेड वो जो है ना, कहते हैं कि अगर फ़ोन आपका होगा तो 7 से 8 हज़ार रुपये जो हैं वो उसमें ये आपको पूरा आपका डिज़ाइन भी तैयार करके देते हैं और कलर्स भी आपकी चॉइस के होते हैं। तो खैर मुझे तो ये बर्तन बहुत अच्छे लगते हैं, मेरे घर में तो एक सेट भी मौजूद है और मुझे तो बहुत अट्रैक्ट करता है ये। खैर मुझे लगता है सबको ही बहुत अट्रैक्ट करता होगा। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर पे चलते हैं। शादियों पे शादियां हो रही हैं और सबकी हो ही जा रही हैं। और फिर हम क्रिकेटर्स की बात करें तो ये ऑलराउंडर फ़हीम अशरफ की हम बात करेंगे, जिनकी लाइफ में एक और राउंड शामिल हो गया है और वह है शादी का राउंड, जहां पर अब चक्कर लगते रहेंगे। खैर ये मेहंदी की वीडियो सामने आई है फ़हीम अशरफ की,
और आपको पता है इससे पहले भी इमामुल हक की हमने बात की और हारिस रऊफ की उससे पहले शादी हुई और शाहीन शाह अफरीदी की शादी हुई। एक लंबी लाइन लगी हुई है, मुझे लगता है एक दूसरे को थप्पड़ मारते होंगे शादी पे, जिसके बाद शादी जल्दी हो जाती है। वैसे तो अगर हम देखें 2023 का जो साल था उसमें क्रिकेटर की वाकई में आपने दोस्त बात की कि एक लंबी लिस्ट है और फिर हमने ये शुरुआत होती है हारिस रऊफ, फिर इसी तरह हम अभी देख रहे हैं कि इमामुल हक हो गया, फ़हीम अशरफ हो गए, शाहीन शाह अफरीदी हो गए। तो एक सिलसिला जो है ये 2023 में और मेरे ख्याल में दिसंबर तक ही थम जाएगा। लेकिन बात वही है कि कल जब ये वीडियो आई तो काफ़ी सोशल मीडिया पे वायरल है। इसी तरह जो है इमामुल हक की जो दुल्हन है उसकी तस्वीर काफ़ी जो है इस वक्त हम देख रहे हैं। वाकई में सीज़न है तो उस सीज़न का भरपूर फ़ायदा हमारे क्रिकेटर भी उठा रहे हैं। अच्छा, क्रिकेटर्स तो उठा रहे हैं, लेकिन आपको पता है अवाम की क्यूरियोसिटी क्या है? देखिए, अवाम जी सिर्फ दुल्हन देखना चाहती है और ये दुल्हन सब देखना चाहते हैं। मतलब इमामुल हक की दुल्हन को लेके आपको पता है कितना चर्चा हुआ था कि लोग उनकी वीडियो और पिक्चर बहुत ज़्यादा देखना चाह रहे थे और उसके लिए बहुत सर्चिंग जारी थी और लोग बड़ा इसमें सस्पिशियसली इसको देख रहे थे। लेकिन अब हुआ ये कि जब उनकी वीडियो सामने आई तो लोगों ने इसको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया और वो बहुत ज़्यादा सर्कुलेट भी की पूरे सोशल मीडिया पर, चाहे वो कोई भी प्लेटफॉर्म हो। अब जी इनकी शादी ऑलमोस्ट सेम डेट्स पे है, 25 और 26 का ये जो है मतलब ओवर द वीकेंड इनकी शादियाँ हैं और उसके बाद एक दिन बाद इनका वलीमा है। और मेरे ख्याल से इमामुल हक और जो है हमारे ये ऑलराउंडर फ़हीम अशरफ, इनकी शादियां एक साथ ही हो रही हैं। तो भाई देखिए ऑफिशियल पूरे पाकिस्तान में ये शादियों का सीज़न चल रहा है, तो हमारे क्रिकेटर्स जो है वो वन डाउन वो भी जा रहे हैं। खैर, आपको हमारी तरफ से बहुत मुबारक हो शादी की, और शादी की मुबारकबाद। अल्लाह पाक आप लोगों को खुश रखे और मज़ीद अच्छा खेलने की तौफीक अता फरमाए ताकि आप उसके बाद अच्छा खेल सकें और पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को बेहतर करने की भी कोशिश कर सकें। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। हमने आपको भारत से खबर देनी है कि ऐसा त्यौहार जिसमें जो बेसिकली गायें हैं वो लोगों को रौंदते हुए गुजर जाती हैं और जिसको लगता है कि वो उस गाय के पाँव के नीचे आ गया, उसको लगता है उसको तो दुनिया में जन्नत मिल गई। मतलब वो तो अमर हो गया ना, जिसे इससे अमर कहते हैं। आपको पता है अगर गांव माता की बात की जाए तो वहाँ पर जितनी भी गायें हैं उनको क्या मकाम हासिल है, उनके बारे में बहुत सारी ऐसी कंट्रोवर्शियल चीज़ें जो हैं हमने सुनी भी हैं, देखी भी हैं। वो गाँव को बेसिकली गाँव माता कहते हैं, बहुत मानते हैं, पूजा करते हैं और ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो कि हम सोशल मीडिया पे देखते हैं। दे आर वेरी टची एंड दे आर वेरी इमोशनल, दे आर वेरी कॉन्शियस अबाउट ऑल दीज। और इसका गोश्त भी खाना वहाँ पे आपको पता है बहुत बड़ा गुनाह समझा जाता है। लेकिन ये एक ऐसा त्यौहार जो कि अनोखा है और काफ़ी लंबे अरसे से चल रहा है, क्योंकि आप देखते हैं कि गाय जो है उसको बाकायदा तैयार किया जाता है, उसको अच्छे तरीके से सजाया जाता है और फिर एक क्राउड पर छोड़ दिया जाता है। और जो भी उस क्राउड के नीचे मतलब लोग होते हैं उनकी कोशिश हरमीत ज़्यादातर ये होती है कि वो उसके नीचे आ जाए, मतलब रोनते हुए ये गाय जो है वो आगे निकल जाती है। और ये मेरे ख्याल से वो एक मुकाबला नहीं होता जिसमें आप रेड कपड़ा दिखाते हैं बुल को। अच्छा, वैसे सोहा अगर हम देखें ना इन किस्म के रीत रिवाज का और इन सारी चीज़ों का जो मेरी तो काफ़ी मुख्तलिफ रिलीजन्स के हवाले से काफ़ी मुतालिया है मेरा, और हिंदू रिलीजन के हवाले से भी काफ़ी मुताले मैंने किया है। लेकिन ये इस किस्म के त्यौहारों को अगर हम देखें, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हैं वो तारीख़ का हिस्सा हैं और कभी तो आपको वक्त मिले तो बहुत सारी तारीख़ी किताबें बड़े मज़े की, उसमें मुख्तलिफ शहरों के मुख्तलिफ वाक़यात उसमें दर्ज हैं। उस वाक़यात को अगर आप देखें तो उस वक्त बहुत सारे इलाकों में कुछ इलाके ऐसे थे कि वहाँ पे मज़हब नहीं पहुँचा था, लेकिन वहाँ के तरीक़ाकार और सारी चीज़ें जो हैं आज भी किसी न किसी तरीके से हमें शक्ल में नज़र आती है। अब ये त्यौहार को अगर हम देखें तो मेरे पास एक बड़ी नायाब बुक है जिसमें मैंने तमाम तर हिंदुस्तान और जो पाकिस्तान, ये पूरा हिंदुस्तान जब था तो हर शहर के मुख्तलिफ रीत रिवाज थे और उसके कल्चर कहीं ना कहीं आज भी हमें मुख्तलिफ अंदाज में मिलते हैं। लेकिन बात आपकी दुरुस्त है कि उनका जो अकीदा है और जिस अकीदे का वो हम देखते हैं कि भाई हाँ, गाय के सामने आके कहीं ना कहीं आपने पवित्र होना है, तो भाई वाकई में एक अकीदा इतना ज़्यादा जुड़ा है कि हालांकि हमारे लिए हम देखें तो कहीं ना कहीं हमारी सोच आ जाती कि कैसे ये मुमकिन है। लेकिन बहरहाल उनका अकीदा उनका हमें एहतराम करना चाहिए। लेकिन बहरहाल इस किस्म की चीज़ें हिंदुस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में हमें मिलती हैं और वाकई वो बड़ी हैरान कुन होती हैं जो आप देखेंगे, और वहाँ के मुख्तलिफ अकायद वो वाकई हैरान कुन है। और सोशल मीडिया पर ये सारी चीज़ें जब आती हैं तो यकीन हम भी देख के दंग रह जाते हैं। लेकिन बहरहाल अब इनका जो है वो कहते हैं ना कि गंगा मैया मैंने डुबकी लगा के ये पवित्र हो गए भाई। और हमीद बात वही है कि मुख्तलिफ मज़ाहिब की जब हम बात करते हैं तो उनके डिफरेंसेस की बात करते हैं। जहाँ पर जो चीज़ बहुत मुक़द्दस समझी जाती है कई मज़ाहिब में उसको नॉर्मल समझा जाता है, लेकिन वहाँ पर मौजूद जो इस तरह की रवायात हैं वो अगर हम भारत की इटसेल्फ बात करें तो एक ख़ित्ता वहाँ पर भी ऐसा पाया जाता है जहाँ पर आपकी रवायात मुख्तलिफ दिखाई देंगी। अगर आप ख़ित्ता चेंज करते हैं, इलाका चेंज करते हैं, तो वहाँ पर वो रवायात भी इंटायरली चेंज हो जाती है। लेकिन वही बात अक़ीदा है सबका और वो उसको बहुत मानते हैं, बहुत समझते हैं और उसका रिज़ल्ट जो है वो भी उनको मिलता है।
तो ये खबर है जो कि सोशल मीडिया पे एक वीडियो की सूरत पे सामने आई। सो वी आर डन विद आवर डेली डोज फॉर टुडे। मुल्क पे जारी है जोरों शोर से इंतखाबात की, तो कौन सी पार्टी जो है वो क्या तैयारी कर रही है, लाहौर में इस वक्त पारा किस पार्टी का बहुत हाई है, इस पर हम करेंगे बात एक छोटी सी ब्रेक के बाद। आपने कहीं नहीं जाना, कीप वॉचिंग। गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सो अगर हम मुल्क की सियासी सूरत हाल की बात करें तो आप इस बात को जानते हैं कि इंतखाबात की तैयारी जो है वो ज़ोरों शोर से जारी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कोशिश कर रही है कि लाहौर में जो है अपना पड़ाव मजबूत किया जा सके। उसके लिए मुख्तलिफ लोगों को मुख्तलिफ टास्क जो है वो उम्मीद सौंपे जा रहे हैं। कहीं पारा और टेम्परेचर जो है कभी सिंध में बहुत हाई हो जाता है, कभी हम पंजाब में देखते हैं, बलूचिस्तान की तरफ रुख कर लेती हैं सारी पार्टीज़। और KPK के टारगेट्स भी जो है वो काफ़ी सियासी जमातों की बिल्कुल क्लियर है। लेकिन अगर सियासी जमातों के अपने बैकग्राउंड की बात करें तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रही है और लफ्जी गोलाबारी बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से जो है वो जारी है। नून लीग भी जो है नवाज शरीफ के मना करने के बावजूद भी रह नहीं सकती। मुख्तलिफ बयान जो है मुख्तलिफ रहनुमाओं के सामने आते रहते हैं। लेकिन अगर हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात करें तो उनकी ज़्यादातर क़यादत जो है वो देखने में आ रहा है कि या तो वो जेल में है या रूपोश हैं या फिर वो पार्टी से जो है वो अलहदगी का इजहार कर चुके हैं। और इसके अलावा जो है अब देखा यह जा रहा है कि कमान जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की या वो वकला बरादरी के हाथ में है या कहा जा रहा है कि इंतखाबात जो है वो आने वाले इंतखाबात में ख़वातीन को खास तौर पर जगह दी जाएगी। लेकिन हमें सवाल ये पैदा होता है कि इलेक्टेबल्स की अगर हम बात करें तो क्या अगर PTI ये क्लेम करती है कि हमारा वोट बैंक है और पार्टी का वोट बैंक है, तो इलेक्टेबल्स को अगर आप मौका देते हैं तो क्या पार्टी का वोट बैंक ही उनको पड़ेगा या इलेक्टेबल्स जो है वो अपना एक खासा जो उनका है वो उसको साथ कैरी करेंगे? वो एक स्ट्रैटेजी जो कि हमेशा समझी जाती थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लेके, वो ये कि अगर खंबा भी खड़ा कर दे तो उसको भी वोट पड़ जाएगा। लेकिन फिलहाल ये सूरत हाल इस तरह से नहीं है क्योंकि इमरान खान साहब जो है वो इस वक्त जेल के अंदर है। लेकिन हरमीत एक और बड़ी अहम बात यह है कि उनके जो ट्रायल चल रहे हैं और उनकी जो इस वक्त केसेस चल रहे हैं उसमें अब सुप्रीम कोर्ट में जो अपीलें दायर की गई थी उससे कहीं ना कहीं कोई रिलीफ की उम्मीद जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को होती हुई नजर आ रही है। बात ठीक है सोहा। अगर हम देखें इलेक्टेबल्स की अगर बात की जाए तो इसमें कोई शक नहीं कि बहुत सारे ऐसे इलाके होते हैं, ख़ासकर देही इलाकों में ज़ात बरादरियाँ, फिर वहाँ पे बहुत सारे ऐसे ख़ानदान हैं कि बरसों से कहीं ना कहीं वोट उनकी ज़मीनें, फिर लोग उनको ज़्यादा मानते हैं, पीर फ़कीरी का सिस्टम है। तो अब इस वक्त जो सिचुएशन है वो आपको पता है कि जैसे जैसे हवाओं का रुख बदलता है तो इलेक्टेबल्स जितने भी हैं वो कहीं ना कहीं और उसी भारी पड़ले में बैठना शुरू हो जाते हैं और सूरत हाल सबके सामने। लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं है कि आम हलकों में जब भी आप जाएं, जिधर भी आप जाएं, जिस इलाके में भी जाएं, तो हमें वहाँ पे लगता ये है कि PTI जो है, हालांकि तहरीक इंसाफ का ना कोई बड़ा लीडर इस वक्त मीडिया पे आ सकता है, ना हम उसको कहीं जलसे या कन्वेंशन की कोई इजाज़त उनको मिल रही है, लेकिन उसके बावजूद हम इस वक्त अगर देखें तो आम आदमी जो है जब उनके पास हम जाते हैं और पूछते हैं तो हाँ बहुत सारे ऐसे हल्के हैं जहाँ पे मैं गया हूँ खुद और बहुत सारी चीज़ें जो हमारे सामने आती है तो वहाँ पे आज भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसी तरह में मकबूल नजर आती है। लेकिन बहरहाल पॉपुलैरिटी ग्राफ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो वोट बैंक है हमने उसको देखा है, लेकिन ये तो मोस्ट प्रोबेबली क्लियर होगा इंतखाबात में। खैर इस सारी सूरत हाल पर हम बात कर लेते हैं। आमिर इलियास राना साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, एनालिस्ट हैं, उनको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस फॉर गुड मॉर्निंग पब्लिक। सर कहिएगा कि अलायंस होता हुआ किस किस का देख रहे हैं? लफ्जी गोलाबारी जो है वो इस वक्त की जा रही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो खैर एक्सक्लूड है, नून लीग जो है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक दूसरे को काफ़ी लताड़ रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं कि मुस्तकबिल करीब में या दूर में या इंतखाबात के बाद यही आपको एक साथ खड़े दिखाई देंगे जैसे PDM में दिखाई दिया करते थे? नजर बिल्कुल आ रहा है कि पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, JUI, ये जो PDM का इत्तेहाद था प्लस पीपल्स पार्टी, ये काफी हद तक अगर हुकूमत बनाता है तो यही सारा मिल के बनाएंगे। आप देख लें कि बिलावल भुट्टो ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं, मुसलसल शदीद लफ्जी गोलाबारी जारी है, लेकिन PMLN की तरफ से बहुत हल्का फुल्का जवाब दिया जाता है। ज़ाहिर मीडिया का काम है कि एक बयान आए तो दूसरे के ऊपर उससे पूछना होता है। तो PMLN ने फिलहाल यही पॉलिसी बनाई हुई है और उनके कायद जो हैं वो इस वक्त मरी में हैं और वो अपनी पुरानी यादें और उनके साथ टाइम भी गुजार रहे हैं और पॉलिटिकल राब्ते खामोशी के साथ अलायंस वाले कर रहे हैं। तो पीपल्स पार्टी को क्लियर है कि सिंध के अंदर उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम नजर आ रहा है, लेकिन उनको कोई हुकूमत बनाने में मसला नजर नहीं आएगा कि वहाँ उनके तमाम ओपोनेंट्स भी इकट्ठे हो जाएं जो मेरी नज़र में उनको इतना बड़ा डेंट नहीं डाल सकेंगे। बाकी वो इलेक्शन के लिए फुल आज़ाद हैं, चित्राल से पेशावर, अब्टाबाद, हर जगह पे बिलावल जलसे कर रहे हैं। लेकिन PMLN के लिए ज़्यादा इसलिए है कि BAP, MQM
और JUI, ये सब उनके साथ मौजूद हैं। KP में JUI के साथ PMLN का, चुके जैसे सेनेटर गुलजार कार, ये जो कल फैमिली शामिल हुई है, सलीम सैफुल्लाह आए हैं, तो ये वहीं से हैं, उस साउथ रीजन से जहाँ से मौलाना फजलुर रहमान का अपना ताल्लुक है, DI खान और करक। उसमें इनको कुछ देखना है, क्योंकि एक तरफ हैदर होती के लिए मियां नवाज शरीफ और गुलाम अहमद बलोर फैमिली के लिए मियां नवाज शरीफ के दिल में बड़ा सॉफ्ट कॉर्नर है कि अगर ANP से सीट एडजस्टमेंट ना भी हो तो इन जैसे लोगों के साथ उनका मुकाबला ना आए। तो ये जो जोड़ तोड़ है, ये बैकग्राउंड में इस वक्त सारे पाकिस्तान में जारी है। जी आमिर इलियास राना साहब, अगर हम देखें एक तरफ तो जो आपने बात की और कल सोशल मीडिया पे नवाज शरीफ साहब की जो वीडियो है वो भी काफ़ी वायरल है, लेकिन ऐसे में खबरें ये आ रही हैं कि नवाज शरीफ साहब लाहौर से इस बार नहीं बल्कि मरी से इलेक्शन लड़ेंगे। और क्या इलेक्शन लड़ने के हवाले से क्या आपको लगता है, जिस तरह हम देख रहे हैं कि रिलीफ तो मिल रहा है नवाज शरीफ साहब को, आने वाले दिनों में क्या बड़ा रिलीफ भी मुतवक्के है सर? देखिए, मंडे को चूंकि उनकी रेगुलर हियरिंग शुरू हो रही है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और रिक्वेस्ट भी इन लोगों ने डे बाय डे की है, तो मेरे सामने तो ये 2 से 3 दिन के केसेस हैं। क्योंकि मरियम नवाज और कैप्टन सफदर बरी हो चुके हैं, और जब बरी किया गया था तो सवाल ये हुआ था कि मरियम नवाज मालकन है अगर, तो हमें कोई लेटर दीजिए, जो नैब नहीं दे सका था। तो आखिर में उस वक्त चीफ जस्टिस नहीं थे, लेकिन जस्टिस थे आमिर फारूकी, अतर मिनल्लाह उस वक्त चीफ जस्टिस थे। उन्होंने ये पूछा था कि नवाज शरीफ की मलकियत का कोई सबूत है, तो नैब ने कहा था नहीं है। तो उनका केस चूंकि इसलिए कि वो इश्तिहारी थे और पाकिस्तान में नहीं थे, तो उनकी जो अपील थी वो पेंडिंग थी, तो उन्होंने स्टेटस वहीं पेंडिंग रखते हुए ये कर दिया था कि जब वो आएंगे तो सुनेंगे। मेरे हिसाब किताब में तो कोई इसके अंदर लंबा चौड़ा काम नहीं है, और अल-अज़ीज़िया या तो वापस होना है नैब कोर्ट को, या खत्म होना है, क्योंकि उसके तो जज ने ही मान लिया था कि उसके ऊपर प्रेशर था, और उस प्रेशर के मानने के बाद उसे हुकूमत से भी निकाल दिया गया था, सॉरी अदालत से उनकी जॉब भी खत्म कर दी गई थी। उसकी वजह यह थी कि मिसकंडक्ट साबित हो चुका था। तो ऐसे में वो सजा रहना बहुत मुश्किल होगा। इसके बाद ही नवाज शरीफ के इलेक्शन लड़ने का फैसला होना है, और वो जाएगा बहरहाल इसलिए सुप्रीम कोर्ट में फिर कि जब ये कहेंगे सर, अगर हम देखें एक तरफ तो काफ लीग के हवाले से जो खबरें आ रही थी, और खबरें ये थी कि आने वाले इलेक्शन में सीट एडजस्टमेंट इनका होगा, खबरें ये कि बशीर चीमा साहब को जो है इनकार भी किया गया। आपको क्या लगता है सर कि जो लोग मुनहरिफ हुए थे उनके साथ भी टिकटों के वादे किए गए थे नून लीग की जानिब से, लेकिन अब खबर ये भी आ रही है कि कहीं ना कहीं उनको टिकट्स मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो चुका है? काफ लीग के साथ शायद एडजस्टमेंट इनकी हो जाएगी, कोई इतना बड़ा मसला नहीं होगा, क्योंकि तारिक बशीर चीमा की अगर आप बात कर रहे हैं तो वो एक्चुअली भावलपुर और भावलनगर दोनों से 2 कौमी असम्बली की सीटें मांग रहे हैं, क्योंकि इनके भाई एक दौर में जब ये काफ लीग में थे वो नून लीग से भावलनगर से MNA बन चुके हुए हैं। वो अपनी बिरादरी और ताल्लुक की बुनियाद पे वहां से मांग रहे हैं। और गुजरात में चौधरी शाफ ने दोनों सूबाई असम्बलियां गुजरात शहर की और कुंजा की लड़ना चाहते हैं, ऊपर सालिक हुसैन होंगे, और उधर वजात हुसैन है जो उनके बेटे हुसैन अलाई पहले MNA थे मुस्लिम लीग काफ से, वही दोबारा इलेक्शन लड़ेंगे या वजात साहब खुद लड़ेंगे। इनके ऊपर इनका कोई इशू नहीं है। मंडी बहाउद्दीन की एक आधी सूबाई असम्बली की सीट ये मांग रहे हैं, और जो बाकी तो पॉलिटिकल पार्टियों का राइट है ना कि वो कहेंगे कि हमने तो 10 जगह से लड़ना है, हमारे साथ फलां फलां शामिल हो गया, तो वो बातचीत रहेगी। अच्छा आमिर साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आपके मुताबिक ऑब्वियसली अगर हम सियासत को देखें तो उसका हुस्न यही होता है कि बड़ी अनप्रेडिक्टेबल सिचुएशन होती है, और कभी भी कुछ भी कहीं से भी शुरू हो सकता है और ख़त्म भी हो सकता है। आप क्या समझते हैं प्रैक्टिकल ग्राउंड्स पे हुकूमत बनाने के लिए जो एक दूसरे के सूबों में जाकर कैंपेन्स ड्राइव की जा रही है? अगर नून लीग को देखिए, बलूचिस्तान में बाप पार्टी का बहुत रोला रहा 2-4 दिन, उसके बाद सिंध में जो है उन्होंने कहा कि हम अपनी हुकूमत बनाएंगे। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है पंजाब में भी एक्टिव है, KPK का भी रुख किया जा रहा है। आप क्या समझते हैं कि अभी हुकूमत जो है कोलैबोरेशन से ही बन जाएगी आखिर में, या फिर सोलो जिस तरह से तमाम सियासी पार्टीज चल रही हैं इसको इस तरह से ड्राइव कर सकेंगी अकेले अकेले? नहीं, देखें ये इसमें ना बहुत इफ एंड बट सामने है। अभी बहुत कुछ कैंपेन से पहले होना है, और फिर जब कागजात नामजदगी 16-17 दिसंबर को जाके जमा होने शुरू होने हैं, और फिर इलेक्शन कैंपेन शुरू होनी है, तो आप अभी समझ लें तकरीबन 25 दिन के करीब तो राब्तों के लिए मौजूद हैं। जलसे सिर्फ बिलावल करने हैं। PMLN किसके बाद खामोश है कि हमने पूरा जोर लगा के एक अच्छा जलसा कर लिया। अब वो अपने टिकट होल्डर्स जिन्होंने एप्लीकेशनें दी हैं, जो इत्तेहाद हो रहे हैं ना, वो उसके ऊपर जा रहे हैं। तो हमें पता चलेगा PTI का फैसला क्या होना है, इमरान खान को कहाँ आत्मी तौर पर खड़ा करेंगे। ये सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, उसी के साथ इत्तेहाद जुड़े हुए हैं। बज़ाहिर तो यही लग रहा है कि जो भी गवर्नमेंट होगी वो कोलिशन होगी,
सिंपल राना मेजॉरिटी। साहब, अगर हम देखें आसिफ अली जरदारी साहब इससे पहले भी पंजाब में उन्होंने डेरे डाले थे, लेकिन कुछ बड़े विकटे वो ना तोड़ सके, लेकिन इस वक्त दोबारा इस्लामाबाद का रुख कर चुके हैं और पंजाब के मुख्तलिफ लोगों से उनकी मुलाकातें भी हो चुकी। तो आपको क्या लगता है सर, एक तरफ खामोशी जरदारी साहब की जानिब से जो है, कुछ कार्ड वो प्ले कर सकते हैं आने वाले दिनों में से? लेकिन जरदारी साहब टोटल उनको मायूसी हुई है बलूचिस्तान से, बीएपी की वजह से, इस्तेकाम पार्टी बनने से और पीटीआई पार्लियामेंटेरियन बनने से। जो उनका बेटे को वज़ीर-ए-आज़म बनाने का ख्वाब था वो इसी पे था कि भाई वो इस तरह का काम कर सकेंगे, लेकिन वो पजीराई नहीं मिली। हाँ, बलूचिस्तान में इनके पास बहुत अच्छे कैंडिडेट हैं और पीएमएलएन और बीएपी के साथ इनका बड़ा मुकाबला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ही होना है। लेकिन बाकी जगहों पे इनके पास जाके आप ये कह लें मालागढ़ में पीपल्स पार्टी ज्यादा प्रेशर डालेगी, केपी में उनके पास इतने अच्छे कैंडिडेट नहीं होंगे। इनका सिंध पे ही होगा और फिर ये चूंकि तकसीम में एक नजर आ रही है बाहर अभी तक कि सिंपल मेजॉरिटी नहीं होगी तो फिर रोल हो जाता है तमाम छोटी पार्टियों का। अच्छा आमिर सर, लास्टली ये बताइएगा, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, लास्टली ये बताइएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आप इंतखाबात में कहाँ देख रहे हैं कि क्लियरेंस जो है वो किसी हद तक इंतखाबात से पहले मिल सकेगी? आप देखिए उनकी स्ट्रैटेजी ये है कि वकला को जो है वो जमात दी हुई है इस वक्त, वो इसको ड्राइव करने की कोशिश कर रहे हैं। ऑब्वियसली वो भी काम कर रहे हैं, तो मुफ्त तो कोई काम नहीं कर रहा होगा। और ख़वातीन की मुख्तलिफ रहनुमा जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समेत जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो भी ये कहते हैं कि ख़वातीन को मौका दिया जाएगा। तो आप क्या समझते हैं कि इनके बल पे चल सकेगी पार्टी? क्या वही वाली स्ट्रेटजी होगी कि वो जो फैन फॉलोइंग और ग्राफ है पॉपुलैरिटी का, उससे वोट मिल जाएगा? वोट उनका मौजूद है, वो कितना उस वक्त पुरजोश होगा जिस दिन 8 फरवरी को इलेक्शन होगा, डिपेंड सारा उस पर करता है। उनके मुखालफिन अपना जोर लगा रहे हैं, पीटीआई अपना जोर लगा रही है, और खान साहब का इलेक्शन लड़ना या ना लड़ना ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होगा। इस वक्त पीटीआई मुझे कट टू साइज नजर आ रही है और मजीद भी इनके ऊपर प्रेशर आ रहा है। असल इशू होगा कि कैंडिडेट खड़े कितने होंगे वोट वाले दिन, वो लोग क्या अपने वोटर को ले जाने की हिम्मत दिखा सकेंगे, क्योंकि वोटर को ले जाना असल बात होगी कि वो पोलिंग डे पे मौजूद हो, चाहे वो खंबा हो, खवातीन हो, मर्द हैं, वकील हैं, जो भी हैं। इलेक्शन लड़ना चाहते हैं तो इलेक्शन की साइंस सारी एक तरफ और 70% आखिरी 2 दिन होते हैं कि आपको अपने वोटर को पोलिंग स्टेशन पर लेके जाना है। उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन है, रास्ता है, वो कितना मौसर होगा अभी हमारे पास इसके लिए बहुत टाइम है इसको जज करने के लिए। ठीक है आमिर साहब, थैंक यू सो मच आपके रिव्यूज़ का। आपने जो भी बातें की यकीनी तौर पर प्रैक्टिकल ग्राउंड्स पे वही बातें जो कि सर्कुलेट हो रही हैं तमाम सियासी जमातों में भी और आम पब्लिक में भी। लेकिन बात फिर वही है कि वोट खंबे को पड़ेगा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को पड़ेगा, नून लीग को पड़ेगा या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, ये फैसला आवाम ने करना और ये इंतखाबात में वो करेंगे। एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सो जब हम बात करते हैं वर्ल्ड चिल्ड्रन डे की, जिसके ऊपर हमने 2 से 3 दिन पहले एक डिटेल शो किया था, लेकिन आबादी के लिहाज से पाकिस्तान जो है वो दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क है और 2 से 3 करोड़ बच्चे ऐसे हैं जो कि स्कूल जाते ही नहीं। और अभी सिर्फ हम तालीम की बात कर रहे हैं। इस दफ़ा का जो सेगमेंट था और इस दफ़ा का जो पूरा टाइटल था वो ये था कि हर बच्चे के लिए हर हक है, मतलब वो खुराक हो, तालीम हो, सिक्योरिटी हो, हर चीज़ जो कि बच्चे का बेसिक बुनियादी हक है जो कि उसको नहीं मिल पाता। लेकिन ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, मैं बड़ों की बात नहीं करी, इदारों की और ऑर्गेनाइजेशंस की बात नहीं करी, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो कि इस नोबल कॉज के लिए पूरी दुनिया में काम कर रहे हैं। लेकिन हमारा प्राइड जो है वो यकीनी तौर पर पाकिस्तान की एक ऐसी बच्ची जिसका ताल्लुक जो है वो एक ऐसे ही छोटे शहर से है, उम्र ज़्यादा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ उम्र जो है उनकी 16 साल है, गुजरांवाला से इनका ताल्लुक है। आपकी मुलाकात आज हम कराएंगे तकवा अहमद से, जो कि बेसिकली यूनिसेफ पाकिस्तान की पहली यूथ एडवोकेट है। तो उनको आज के प्रोग्राम में हम वेलकम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम तकवा। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप लोग? वी आर गुड, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस फॉर गुड मॉर्निंग पब्लिक। बहुत अच्छा लग रहा है आपको देख के। सबसे पहले आपको बहुत मुबारक हो गुड मॉर्निंग पब्लिक की पूरी टीम की तरफ से। आप मुझे बताएं कि आपको कैसा लग रहा है आफ्टर दिस टाइटल? थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी एंड यस, मैं अल्लाह पाक की बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे ये मौका फराहम किया ताकि मैं अपने जैसे बच्चों के लिए, यूथ के लिए पाकिस्तान की कुछ ऐसा कर जाऊं कि मेरा नाम जो है वो रहती दुनिया तक याद रह सके। और इसमें मैं अपने पेरेंट्स का और यूनिसेफ पाकिस्तान की टीम की बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे ये मौका फराहम किया कि मैं उनकी फ़र्स्ट पाकिस्तान की एडवोकेट की हैसियत से पाकिस्तान के बच्चों के मसाइल को एड्रेस करके बड़े लोगों तक, हुकाम बाला तक पहुँचा सकूँ ताकि उन मसलों के हल के लिए हम मिल के कोशिश कर सकें। जी हरमीत।
तकवा, आप बहुत क्यूट हो माशाल्लाह और बड़ी प्यारी हो। और फिर अगर काम के बारे में देखें तो नन्ही मुन्नी सी हो आप। इस उम्र में लोग खेलते हैं, बहुत कुछ करते हैं, लेकिन आप फिर इस तरफ आई तो क्या जज्बा था? किस चीज़ ने आपको ज़्यादा मुतासर किया कि नहीं मैं थोड़ा सा हटके करना चाह रही हूँ सबसे? तकवा, आपको आवाज़ आ रही है? तकवा, आवाज़ नहीं आ रही मेरे ख्याल से थोड़ी कनेक्शन जो है वो प्रॉब्लमेटिक है। कनेक्शन ठीक होता है तो हम दोबारा तकवा से बात करते हैं। लेकिन हरमीत, किसी इंसान के, किसी बच्चे के, किसी बड़े के बोलने से अंदाज़ा हो जाता है कि वो किस तरह से बात कर रहा है और उसकी सोच क्या है, उसकी सोच का जो है पीछे आप किस तरह से उसको किस तरह से मुल्क को और अपने मुल्क की बेहतरी के लिए काम करना चाहते हैं, मुआशरे की बेहतरी के लिए काम करना चाहते हैं। एंड तकवा इज़ वन ऑफ दोज। तकवा, आपको मेरी आवाज़ बिल्कुल क्लियर आ रही है? जी, अब बिल्कुल क्लियर अच्छा तकवा, हरमीत आपसे पूछना चाह रहे थे कि अगर आप इस एज की बात करें तो इस एज में आपके टारगेट्स थोड़े और होते हैं, आप कुछ और करना चाहते हैं, आप एम्बिशियस होते हैं, लेकिन आपने इस नोबल कॉज को चूज़ किया और मुआशरे की बेहतरी के लिए आप काम करना चाह रही हैं। कब से कर रही हैं और वो क्या जज्बा है जो आपको हमेशा एक्टिव रखता है? मैं 6 साल की एज से जो है मोटिवेशनल स्पीकिंग का, पब्लिक अवेयरनेस का और गर्ल्स एजुकेशन का और स्पेशल पर्सन्स के लिए इंक्लूसिव मुआशरे के लिए जो है वो और इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए मैं 6 साल की उम्र से काम कर रही हूँ। जी हरमीत। अच्छा तकवा, ये बताया गया कि जारी बात है अब छोटी सी उम्र, लेकिन कहीं ना कहीं सपोर्ट जो है वो किसका ज़्यादा है, मामा का, पापा का, या जो आपके दोस्त वगैरह हैं आपके रखे हुए हैं कि हाँ वो भी सपोर्ट कर खुश होते हैं कि हमारी छोटी नन्ही मुन्नी जो है कई कमाल कर गई है? मेरी फैमिली का इसमें बहुत बड़ा जो है वो कंट्रीब्यूशन है। मेरे भाई का, मेरे मम्मी पापा का, मेरे अंकल का, सबका बहुत कंट्रीब्यूशन है। और मैं समझती हूँ कि आज मैं जो भी हूँ, मैं अपने पेरेंट्स की और अल्लाह पाक ने मुझे इस काबिल समझा कि मुझे ये नोबल कॉज जो है वो सौंपा जाए और इसको जो है रिफाइन किया मेरी फैमिली ने। तो आई एम वेरी ब्लेस्ड टू हैव देम। अच्छा, आपको पता है बहुत खूबसूरत, बड़ी प्यारी सी सोच है आपकी, बिल्कुल आपकी तरह। लेकिन तकवा, मैं ये जानना चाहती हूँ यकीनी तौर पर ये एक बहुत बड़ा टाइटल है, इसको कैरी करना, इसको मेंटेन करना और फिर लोगों की जो उम्मीदें आपसे वाबस्ता हैं उसको पूरा करना, ये एक बड़ा टारगेट है। आप क्या समझती हैं कि मुस्तकबिल में आपके क्या प्लान्स है? पाकिस्तान यूनिसेफ की आपको पता है एडवोकेट होना, यूथ एडवोकेट होना, मतलब ये कि यू आर रिप्रेजेंटिंग यूथ, तो क्या फ्यूचर प्लान्स हैं आपके? जी, फ्यूचर प्लान्स तो यही है कि पाकिस्तान को एक बेहतर रहने की जगह बनाया जा सके, जो इसकी नेचुरल असल खूबसूरती है उसको बरकरार रखा जाए, लोगों की सोच को, मुआशरे की सोच को चेंज किया जा सके और जो भी मसाइल हैं पाकिस्तान में, सच एज चाइल्ड लेबर, गर्ल्स एजुकेशन, इंक्लूसिव एजुकेशन और ये जितने भी मसाइल हैं हमारे पाकिस्तान में इंक्लूसिव एजुकेशन के, इनको एड्रेस किया जाए, इनको ख़त्म किया जाए। और जहाँ तक मेरे गोल्स की बात है तो आई वुड लाइक टू बिकम द जनरल सेक्रेटरी ऑफ यूनाइटेड नेशंस, ताकि मैं ऐसी कोई लेजिस्लेशन कर सकूं जो कि हमारे पूरे मुल्क के लिए, हमारी पूरी दुनिया के लिए अगर जो है हाँ एक सोच तो वैसे बड़ी माशाल्लाह कमाल की और बड़ी सोच रखनी चाहिए जो आपने रखी है। तकवा, एक और चीज़, जाहिर बात है आप मोटिवेशनल स्पीकर हो, जाती हो, लोगों को समझाती हो, बताती हो। बहुत सारी नौजवान जो छोटी छोटी बच्चे आपकी हम उम्र हैं, आपसे बड़ी हैं या लड़के हैं, उसमें नौजवान जो छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो कितने कायल होते हैं, क्या आपको देख के क्या वो भी कहीं ना कहीं यही ख्याल उनका भी आता है कि तकवा जिस राह पे चली है तो हमने भी चलना है? जी हाँ, बिल्कुल ऐसा होता है। बहुत दफ़ा जब मैं मोटिवेशनल स्पीकिंग करती हूँ जहाँ पे भी, तो वो बच्चे मुझे यही कहते हैं कि आप ही आपके जो मिशंस हैं हम आपके साथ हैं, आपने बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी, वी आर ऑलवेज विद यू, हमारी दुआएं आपके साथ हैं, आप जो काम करनी है बस उसे जारी रखें। और दिल बहुत बड़ा हो जाता है। अच्छा तकवा, लास्टली ये बताएं कि इस दफ़ा जो वर्ल्ड चिल्ड्रन डे पे आपको ये टाइटल मिला है और इस दफ़ा का जो थीम था वो हर बच्चे के लिए था, आप क्या समझती हैं ऐसे कौन से हकूक़ हैं ख़ासतौर पे पाकिस्तान में जो बच्चों को नहीं मिल पाते? माजूर बच्चों के लिए आपने बहुत ज़्यादा काम किया है, किन किन मसलों को आप ज़्यादा फोकसली देखना चाहती हैं मुस्तकबिल में? जी, इस हवाले से बहुत डिटेल में हमारी बातें हुई थी और इन जो हकूक़ हैं उनमें सबसे पहले तो मैं बात करना चाहूँगी पर्सन्स विद स्पेशल नीड्स के लिए एक्सेसिबिलिटी पाकिस्तान में होनी चाहिए। हमारी जो सोच है, हमारी जो सोसाइटी है उसको एक्सेसिबल होना चाहिए फॉर एवरी स्पेशल पर्सन। और इसके अलावा हमारा जो फोकस है वो है गर्ल्स एजुकेशन पे, आउट ऑफ स्कूल जो बच्चे हैं उनकी एजुकेशन पे, इंक्लूसिव एजुकेशन भी।
और इसके अलावा चाइल्ड लेबर और गर्ल्स एजुकेशन और जो है इस तरह के और भी जो हमारे मोटिव्स हैं, और साफ पीने का पानी और जितने भी इस तरह के और मसाइल हैं। और इसके अलावा जो हमारा सबसे मेन है वो है क्लाइमेट चेंज, जिसकी वजह से हमारे जो है मुल्क को बहुत से मुश्किलात का जो है वो सामना करना पड़ता है, और सेहत सबसे मेन है। और मेंटल हेल्थ पे भी हम काम कर रहे हैं। ये हमारे मोटिव्स हैं, मेरे मोटिव्स हैं, जो मैं चाहती हूँ कि मैं यूनिसेफ पाकिस्तान की टीम के साथ मिलकर यूनिसेफ पाकिस्तान की फर्स्ट एडवोकेट की हैसियत से ये तमाम जो मसाइल हैं इनको हम ओवरकम करें और पाकिस्तान को एक बेहतर मुल्क बना सकें इंशाल्लाह। तकवा, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, रियली नाइस टॉकिंग टू यू। और बड़ी ज़बरदस्त आपने बातें की। छोटी सी बच्ची है लेकिन उसके बाद बड़े हैं, और वो उम्मीद करते हैं कि सारे अज़ाइम और मकासद में वो इंशाल्लाह ज़रूर पूरा उतरेंगी और उसको पूरा करेंगी। एक ब्रेक लेनी, वापस आते हैं ब्रेक के बाद। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सो बेसिकली वी आर इन द सेकंड आवर ऑफ द शो। अगर पाकिस्तान की माशी सूरत हाल की हम बात करें तो मेशत में ज़राअत को रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। अगर 60% आबादी की बात की जाए जो कि पाकिस्तान से है, उनका बिलवास्ता या बिला वास्ता ताल्लुक जो है वो ज़राअत से ही है। ज़्यादातर देही और गाँव के इलाके जो है उनमें जो लोग मौजूद हैं ज़राअत से उनके पेशे वाबस्ता है। इस पर बात करने के लिए जो पैनल मेरे साथ मौजूद है वो इस्लामाबाद स्टूडियो में है हरमीत सिंह के साथ। तो हरमीत, ओवर टू यू। जी बिल्कुल, सो आपने तो फरमाया कि ज़राअत के हवाले से और फिर इनकलाबी इक़दाम के हवाले से काफ़ी कोशिशें तो की जाती हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी की तेज़ी अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं यहाँ पे हमें वो चीज़ें उस तरह नज़र नहीं आ रही। क्या काम हो रहा है? तो हमारे साथ इस वक्त इस्लामाबाद स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर राय नियाज अहमद साहब, जो कि वाइस चांसलर रहे हैं एडिड यूनिवर्सिटी के। उसी तरह काशिफ रियाज साहब हैं जो कि साउथ एशिया के मैनेजर हैं। सर, बहुत शुक्रिया आप दोनों का। राय साहब, आपकी तरफ आऊँगा। सर, अगर हम देखें ज़राअत के हवाले से, जो कहीं ना कहीं पाकिस्तान में कहा जाता था कि अब एक ज़रूरी मुल्क है, लेकिन इस वक्त किसानों की जो सिचुएशन है, जो हालात हैं, कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का ना होना कहीं ना कहीं जो चीज़ें हैं उससे हम दूर होते चले जा रहे हैं? ये बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन किया है सिद्धार्थ साहब। बेसिकली जब हम ये क्लेम करते हैं कि हम एक ज़रूरी मुल्क हैं और हमारी डिपेंडेंस जो है, मेनली डिपेंडेंस जो है वो सारी ज़राअत पर है, तो उसके लिए इसको उस लेवल की अहमियत देना, उस लेवल पर इसको लाना, उसकी सोच रखना भी ज़रूरी है। वो सोच ना रखने की वजह है कि हम वो चीज़ नहीं पा रहे जो हमें पानी चाहिए, या जिस जगह पर हमें होना चाहिए था, जिस लेवल की टेक्नोलॉजी में होना चाहिए था, उस जगह पर हम नहीं पहुंच सके। और उसकी कई वजूहात हैं, वो लंबी डिबेट हो जाएगी। लेकिन आज जिसकी ज़रूरत है, मेरे ख्याल में जितनी आपकी पॉपुलेशन है, जितनी आपकी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं, जितने आपके ग्रेजुएट हैं यूनिवर्सिटी में, मेरे ख्याल में उनमें कमी नहीं है। जो कमी है वो सिर्फ रुझान की कमी है कि हम इस इंडस्ट्री को, ये एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जिस पर हम डिपेंड कर रहे हैं, और हम, अगर मैं गलत ना होगा ये कहना हो कि हर एग्रीकल्चर लिखने वाला, चाहे वो आर्टिकल लिख रहा हो, चाहे वो बोल रहा हो, सबसे पहले बात यही करेगा कि एग्रीकल्चर इज़ द बैकबोन ऑफ दिस कंट्री। ये हमारी बैकबोन है। तो यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन जो आप टेक्नोलॉजी कह रहे हैं, हम मेरे ख्याल में उस लेवल में टेक्नोलॉजीज में नहीं है जहाँ हमें होना चाहिए था। काशिफ रियाज साहब, आपसे जानना चाहेंगे, आप एक बड़ी डिजिग्नेशन पे आप बैठे हैं इस वक्त। अगर मिडल ईस्ट की हम बात करें, बहुत सारे ममालिक है, कहीं ना कहीं हमें रेगिस्तान नज़र आते हैं, पानी की कमी नज़र आती है, लेकिन फिर भी ज़रूरी इनकलाबात, जितने इनकलाब की हम बात करें, हमारे पास इसराइल का भी उसकी भी मिसाल है, मिडल ईस्ट के दीगर ममालिक की भी मिसाल है हमारे पास है। कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजी, अब अगर हम यहाँ पर भी देखें, बलूचिस्तान के इलाके, सिंध के बहुत सारे इलाके हैं जहां ऐसे ज़मीनें बंजर पड़ी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी ना होने की वजह से वो भी, उसका भी हम कोई फ़ायदा नहीं उठा रहे हैं। क्या किया जा सकता है सर? हाँ मिस्टर, थैंक यू वेरी मच दैट यू हैव गिवन मी दिस चांस टू एक्सप्लेन एंड एलिब्रेट माय ओपिनियन। मैं इस बारे में वाज़े रिसर्च कर चुका हूँ मिडिल ईस्ट और अपने मुल्क पाकिस्तान के हवाले से, और अभी मैं विज़िट पर आया हुआ था। मुझे डॉक्टर साहब का मैं गेस्ट था, और उसमें डॉक्टर साहब ने मुझे है ना बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स में विज़िट कराया, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट्स दिखाए, और बताया कि हम यहाँ पर किस तरह कोशिशें कर रहे हैं और आगे हमारा क्या प्लान है। अच्छा, मैं इसमें सिर्फ अपना ये एक ओपिनियन शेयर करना चाहूँगा, क्योंकि मैं मिडिल ईस्ट में काम कर रहा हूँ। वहाँ पर आपको मालूम है कि वहाँ रेगिस्तान है, बिल्कुल,
रेगिस्तान के अंदर वो हरियाली लेकर आ रहे हैं और उनके पास पानी कम है, सॉइल में दम नहीं है, और जो अल्लाह ताला ने हमें है ना मौक़े दिए हैं, हमारे मुल्क को मौक़े दिए हैं, जिस किस्म की ज़मीन है हम उससे बहुत कुछ कर सकते हैं। अब जो आपका जो पॉइंट है कि हम अपने मुल्क में किस तरीके से इसको बेहतर कर सकते हैं, मैं समझता हूँ कि जो जहन दुनिया में कहीं पर भी है उस जैसा जहन या उतना जहन हमारे पास मौजूद है। तो यहाँ पर जो टेक्नोलॉजी है ना जिस पर काम किया जा सकता है फर्दर, वो है हाइड्रोपोनिक, और उसके एक्सपर्ट डॉक्टर साहब आपके साथ आपके है ना प्रोग्राम में मौजूद हैं, और ये बेहतर से बेहतर है ना तौर पर है ना गाइड कर सकते हैं, इनसे रहनुमाई लेनी चाहिए। जो आपने फिर दूसरा पॉइंट का जिक्र किया कि जिसके अंदर आपने बताया कि वहाँ पर ऐसी ज़मीनें हैं जहाँ पर है ना ज़रख़ेज़ ज़मीन नहीं है, तो उसको भी बेहतर तौर पे इस्तेमाल किया जा सकता है। तीसरा पॉइंट जो चौथा पॉइंट है जिसको मैं वाज़ेह करना चाहूँगा कि हमारे पास अल्लाह ताला ने तमाम रिसोर्सेज दिए हैं, और उसमें हमें जो हमारी जो एक्सपर्टीज़ हैं, जो हमारे लोग हैं, उनसे काम लेना चाहिए। और जो अब आने वाली जो नई चीज़ें हैं जिसके अंदर मिडिल ईस्ट के अंदर हमने देखा कि लोग है ना ऑर्गेनिक की तरफ आ रहे हैं। ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र एक ऐसा फर्टिलाइज़र होता है जिससे आपको नेचुरल है ना पावर मिलता है और न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। तो अब हम भी पाकिस्तान के अंदर ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर को प्रमोट करेंगे, और इसमें जिस हद तक हम आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, यकीनी तौर पर ये एक अच्छा इनिशिएटिव हो सकता है, और आपकी बातें जो भी हैं वो पॉसिबिलिटीज पर बेस्ड करती हैं। डॉक्टर साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगी, जितनी पॉसिबिलिटीज का जिक्र काशी साहब ने किया है, आप उसे किस तरह से एड्रेस करते हैं कि देखिए ज़रख़ीज़ ज़मीन हमारा मसला नहीं है, हाँ पानी हमारा मसला हो सकता है, खाद्य हमारा मसला हो सकता है, लेकिन पिछले चंद सालों में जिस एक बड़े चैलेंज का हमें सामना है वो है क्लाइमेट चेंज। रही सही कसर जो है वो क्लाइमेट चेंज ने पूरी कर दी है। आप देखिए, अगर फसलों की बात की जाए, ज़राअत की बात की जाए, तो वो टेन्योर जो कि फसलों के पक्के तैयार होने का होता था वो एक्सीड कर रहा है या वो कम होता चला जा रहा है। आप क्या समझते हैं कि इस मसले को एड्रेस करने के लिए भी हमें क्या क्या इक़दाम उठाने चाहिए, इसे किस तरह से कैटर करना चाहिए, किसानों को कैसे गाइड करना है हमें, बिकॉज वही तो रीढ़ की हड्डी है। डॉक्टर साहब, सोहा ने जो सवाल किया आपसे वो यही सवाल है कि अभी अगर हम देखें क्लाइमेट चेंजेस भी हैं, मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें भी आ रही हैं, चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं इस वक्त किसानों को, कैसे आप उनको गाइड करेंगे? ये मेरे ख्याल में सोहा ने जो सवाल उठाया है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, और आज के दिन का ये सवाल आज के दिन का सवाल है। ठीक, आप देखना ये होता है मेरी नज़र में, मैं चाहे एग्रीकल्चर में बैठा हूँ या आप जिस फील्ड में बैठे हैं, कोई जिस फील्ड में बैठा है, उसका जवाब ये है कि जब कोई ये क्लाइमेट चेंज है, इसका अनफॉर्चुनेटली सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पाकिस्तान पर आ रहा है, और पाकिस्तान चूँकि ज़रूरी मुल्क है, पाकिस्तान की ज़राअत पर आ रहा है। अब कोई भी बीमारी हो, मेरे ख्याल में उस बीमारी या उस कमज़ोरी को इस्तेमाल करना शुरू कर दें, उसका बेनिफिट देखें। हर चीज़ का अल्लाह ताला ने जो भी चीज़ पैदा की उसका कुछ अच्छाइयाँ हैं, कुछ बुराइयाँ हैं। तो मेरे ख्याल में क्लाइमेट चेंज को हम उसका हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ये हमें एक अनडिज़ायर्ड गिफ्ट मिला है कि ये अनडिज़ायर्ड हम नहीं चाहते, लेकिन हम पर नाजल हो गया। अब इसमें देखना दो चीज़ें होगी इसमें, क्लाइमेटिक चेंज में और एग्रीकल्चर की नज़र में। अब होगा कि जैसे पिछले 2 सालों से बारिशें हो रही हैं, अब बारिशें, अब एक साइड पर हमने 2025 में आपने आपको डेजर्ट डिक्लेयर किया हुआ है कि हमारे डेजर्ट हो जाएगा, पानी कम हो जाएगा, पानी मिलेगा नहीं, फी कस पानी जो है वो 1500 क्यूबिक मीटर से वो 300-400 पर हो जाएगा, जो कि बहुत ही बुरी खबर है पाकिस्तान के लिए। ऑन द अदर हैंड क्या हो रहा है कि शदीद बारिशें हो रही हैं। इंडिया, मैंने पिछले दिनों एक दिया था टीवी को इंटरव्यू के, इंडिया के पास अगर इतना पानी है तो वो डूबेगा तो नहीं, तो पानी छोड़ेगा पाकिस्तान के लिए, और हमारे पास भी बारिश हो रही, तो करना क्या है? ये एक समझ लें कि मैं तो कहता हूँ कि इसको एक गॉड गिफ्ट समझे। आपने रेजरवायर में पानी को स्टॉक करें, जस्ट बैरियर बना दें, हेडवर्क्स बना दें, पानी को रिचार्ज करें। जो हमने कहा था 2025 में ये डेजर्ट हो जाएगी, ये डेजर्ट नहीं है। तो एग्रीकल्चर के लिए जो आपने जो लिम्स का प्रोजेक्ट शुरू किया है, आपके डेजर्ट चोलिस्तान पड़ा है, थर पड़ा है, तो उसके लिए पानी आप अपने और डैम नहीं बना सकते तो कम से कम दरियाओं में अपनी वाल्स खड़ी करके अपने हेडवर्क खड़े करके। एक और चीज, जो चैलेंजेस हैं, क्या क्या चैलेंजेस का हल किया, और इसी के साथ ऐड कीजिएगा कि जो ज़राअत है
इसमें जिद्दत से क्या मुराद है? हाँ, वो मैं बिल्कुल ये आपने अच्छा एडिशनल क्वेश्चन किया। मैं बात कर रहा था कि सबसे पहले हमारी अगर मौसमियाती तब्दीली आ रही है और बारिशें आ रही है और वो हमें हमारी ज़मीन को बंजर कर रही हैं, तो उससे बचने के लिए हमें सबसे पहले पानी हमें चाहिए। इसको हम एक समझे कि ये अल्लाह का एहसान हो गया कि हम डेजर्ट नहीं हुए, हम सरप्लस हो गए। तो सरप्लस के नुकसान से बचने के लिए आप हर किस्म के डैम, पानी स्टोरेज, अपने रिवर्स को छोटे छोटे डैम बना लें, अपनी रेजरवायर भर लें, सब कोई ग्राउंड वाटर को रिचार्ज कर लें। अब ये भी एक टेक्नोलॉजी कि ग्राउंड वाटर को कंट्रोल कर लेना भी एक रेजरवायर। अब मैं आपको बताऊं कि जो आप मॉडर्न टेक्नोलॉजी की बात करें, आप क्वेश्चन दोबारा ज़राअत में जो जिद्दत है, ज़राअत में आज देखिए, ज़राअत को मैं 3 हिस्सों में तकसीम करूंगा। एक है हमारी नामियाती ज़राअत जो स्टार्ट में हम करते थे, जो शुरू में हमारे बाप और हमारी अजदाद जो करते नहीं है। एक वो एग्रीकल्चर जो हमने देखा जिसको हम गैर नामियाती ज़राअत कह रहे हैं। एक वो ज़राअत है जो अभी आ चुकी है। ये 3 किस्म की ज़राअत को आज हम डिस्कस करेंगे। जो हमारी पुरानी ज़राअत थी जिसमें जब पाकिस्तान बना था और मैं छोटा था, वो सिर्फ चलती थी नामियाती, यानी कि हमारे जानवरों के गोबर पर और ऐसी चीज़ों पर। फिर यकदम चेंज आई, ये ग्रीन रेवोल्यूशन आया, उसमें सीड भी आ गए और खादें भी आ गई। अब खादें जो हैं ये एक टेक्नोलॉजी है, इसको एक टेक्नोलॉजी की नज़र में देखें कि ये एक बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी है। अब उससे क्या हो रहा है कि जहाँ आज आप खड़े हैं, उन खादों के इस्तेमाल से हमारी ज़मीन तकरीबन नकारा हो चुकी है। नकारा मीन कि आप खाद डालते हैं तो कुछ मिलता है, वरना कुछ नहीं मिलता। अच्छा, अब खाद के डालने से क्या हो रहा है कि हर तीसरा बंदा बीमार है और उसके फिर पेस्टिसाइड भी आ गए, केमिकल आ गए। तो ये नामियाती ज़राअत है। अब इसमें एक नया स्लोगन आ गया है, ये कोई 2 साल से नया स्लोगन आ रहा है। वो स्लोगन है कि जी आप ये नामियाती ज़राअत को ज़रा बंद करें, सॉरी गैर नामियाती ज़राअत को बंद करें और नामियाती में आए। नामियाती अब क्या है, ये वही वाली एग्रीकल्चर है, लेकिन क्वेश्चन ये है कि भाई अपनी यील्ड से नीचे नहीं जाना, यील्ड से ऊपर ही रहना है, क्योंकि यील्ड की हमें जरूरत है। बिल्कुल। अब आबादी इतनी है कि अगर हम नामियाती पर जाते हैं और वो पुराने सेटअप पर जाते हैं, तो फिर तो क्वेश्चन ये कि हमने यील्ड को लूज कर दिया। आबादी की बात करते हैं ना सर, ज़राअत से देखिए ना, 60% पाकिस्तान की आबादी बिलवास्ता या बिलावास्ता कनेक्टेड है। और अगर सिर्फ हम माशी सूरत हाल की बात करें तो ज़राअत का जो हिस्सा मेशत में है वो 21% है, मुलाजमतों में है 66%, और रोज़गार में अगर हम देखें तो ये रेशो बढ़ती चली जा रही है। आप क्या समझते हैं कि हम जब ज़राअत के शोबे पर बात करते हैं तो ये हम मसले बात नहीं करते, ये एक अलमिया बनता चला जा रहा है कि हम कितना ज़र मुबादला कमा सकते हैं। ज़रखेज़ ज़मीनें एकड़ों में हमारे पास मुरब्बों में मौजूद है, लेकिन हम क्या करते हैं, हम वहाँ पर वो जो उगाना है वो नहीं उगाते। दालें यहाँ महंगी है, आटा यहाँ महंगा है, गंदम नहीं होता, हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। इस सारी सूरत हाल पर एड्रेस करने के लिए हमें क्या इक़दाम फौरी उठाने चाहिए और करने किसने है सर? सबसे बड़ा सवाल ये है। वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। अब मैं इन तीनों को मिलाऊंगा जो मैं बता रहा था जी जी जी। कि आपकी हम जा रहे हैं गैर नामियाती से अब नामियाती टेक्नोलॉजी में जा रहे हैं। अब गैर नामियाती में 2 किस्म की ज़राअत है जो आपकी खादों में बेस करती है, और आज की टेक्नोलॉजी जो है जो दुनिया में ज़राअत अभी हो रही है सुहा, वो है हाइड्रोपोनिक एग्रीकल्चर, वो है एक्वापोनिक एग्रीकल्चर, वो है एरोपोनिक एग्रीकल्चर। अब ये 3 किस्म की वो ज़राअत है जो आप मेरे दोस्त भी काशिफ साहब भी बता रहे थे कि सऊदीया में क्या हो रहा है, क्योंकि उसने ग्रीन तो होना है, तो ये हाइड्रोपोनिक एग्रीकल्चर है जैसे वो ग्रीन हो रहा है। अब हाइड्रोपोनिक एग्रीकल्चर क्या है, वो नामियाती। लेकिन अगर मैं आपको मिसाल दूं कि आप 1 एकड़ से टमाटो जो हासिल करते हैं गैर नामियाती से, गैर नामियाती जो अभी हो रही है, उससे आप 15 टन टमाटो लेते हैं फी एकड़। और मैं ये बिल्कुल अपने एक्सपीरियंस से और दुनिया की डाटा के बेस पर हाइड्रोपोनिक आपको देता है 400 टन। अब 400 टन कहाँ पर है और 15 टन कहाँ पर है? तो आप देख लें कि ये जो टेक्नोलॉजी हाइड्रोपोनिक एग्रीकल्चर आ रहा है, वो आपको आपकी जो ज़राअत है इसमें, अब आपने कहा कि दालें वहाँ से लेता है, वो जब हम पहले तो हम अपने पेट का सोच रहे हैं ना कि जो इतनी आबादी है इसके पेट भरना है, पेट भर स्कीम जो है, तो उसमें अब अगर हाइड्रोपोनिक पर जाते हैं तो हमें थोड़े एरिया से कि 1 एकड़ से 400 टन टमाटो, 400 एकड़। अब आप देख लें कि ये टमाटो की बात नहीं, ये हर एक क्रॉप की, फाडर की भी ये वो। अब होगा क्या कि हमें अब बच जाएगी
कि जब हम थोड़े एरिया से अपनी वेजिटेबल ले लेंगे हाइड्रोपोनिक या एक्वापोनिक या एरोपोनिक से, तो फिर ज़्यादा रकबा बच जाए जिसमें आप दालें उगाएं। जैसे आपका लिम्स प्रोग्राम है, लिम्स जो है लैंड इंफॉर्मेशन एंड मैनेजमेंट सिस्टम, जो माशाल्लाह हमारी पाक आर्मी ने लिया है और मैं बहुत खुश हूँ इस प्रोजेक्ट पर। अच्छा। उन्होंने इसलिए लिया कि जो 70 साल में हम चोलिस्तान को आबाद नहीं कर सके, हम थर को आबाद नहीं कर सके, हम अपनी मैं पढ़ रहा था कल कि 1 करोड़ के करीब हमारी ज़मीन, 1 करोड़ एकड़ के करीब हमारी ज़मीन बंजर पड़ी है। और उसमें जब ये सारे आ रहे हैं, मैं भी उसमें अपना हिस्सा डाल रहा हूँ, तो ये ज़मीनें जब हम लाएंगे तो उसकी प्रायोरिटी जो होनी चाहिए और हो रही है वो इन्हीं पर होगी। सो कि दाल हमने बाहर से नहीं मंगानी, हमने दाल बाहर भेजनी है, हमने गंदम नहीं मंगानी, हमने गंदम बाहर भेजनी है, हमने ये चीज़ नहीं मंगानी, ये हमने बाहर भेजनी। मैं आपको श्योर करता हूँ कि ये लिम्स प्रोग्राम और जितने हमारे हज़ारों एकड़ लाखों एकड़ जो एग्रीकल्चर में आ रहे हैं, इनका ये जो जवाब होगा वो यही होगा कि इंशाल्लाह हम ब्लेंड कर रहे हैं तीनों चीज़ों को। हाइड्रोपोनिक हमारी वेजिटेबल को एड्रेस करेगा, डेजर्ट हमारी जो इंपोर्ट हो रही है दालें और बाकी चने फलां इसको एड्रेस करेगा, और जो हमारा एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है इसको ऐसी टेक्नोलॉजी हम देंगे। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये सारे काम तो हम किया करते थे, अब हमने दोबारा से शुरू नहीं करने, ये काम हमने एक लंबा अरसा किए हैं। रीजनरेटिव एग्रीकल्चर जो है ये क्या टर्म है और ये इससे हम किस तरह से मुस्तफीद हो सकते हैं, क्या इसके फायदे हैं? कौन सी मैडम? आपके रीजनरेटिव एग्रीकल्चर जो है, रीजनरेटिव एग्रीकल्चर, आप देखो बड़ी अच्छी बात, ये मैंने अर्ज की शुरू में कि रीजनरेटिव एग्रीकल्चर वही एग्रीकल्चर है जो हम शुरू में करते थे जब ये फर्टिलाइजर खादें नहीं थी पुराने वक्तों लेकिन में। अब क्वेश्चन ये हो रहा है जिस नहीं मैं पुराने वक्तों की बात नहीं कर रहा। अच्छा। अब ये जो मेरे साथ काशिफ साहब बैठे हुए हैं, इन्होंने ऐसे ये एक ऐसा ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर लेकर आए हैं जिससे ना तो सेहत खराब होगी। अच्छा। और ना वो यील्ड जो आज 60 मन ले रहे हैं, ये 60 मन नहीं कह रहे, ये कहते हैं कि होगी नामियाती लेकिन आपकी जो यील्ड है वो 100 मन पर जाएगी। अच्छा। तो ये क्वेश्चन आज का, ये टेक्नोलॉजी अगर मिडल ईस्ट इस्तेमाल कर रहा है तो ये हमारे पास आए हैं, एग्रीकल्चर में टंडो जाम यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं और एक ग्रुप के साथ काम कर रहे हैं। हाँ, अगर हमारी वो कहते हैं ना कि सांप भी मर जाए और लाठी भी बच जाए, मेरे ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक में भी आ जाए, हमारी प्रोडक्शन भी बढ़ जाए, हमारी पैदावार भी बढ़ जाए, हमारे आदमी भी बच जाए। और फिर जो आपने एक बड़ी अच्छी बात की, वो मैं सवाल छोड़ गया उसमें कि जितनी आपकी 60% आबादी है पाकिस्तान की, इस आबादी को आप हाइड्रोपोनिक का 1 एकड़ ले लें, उसमें बंदे चाहिए आपको 25। ठीक 25 बंदों की लेबर चाहिए जो उसमें काम कर रही है। इतनी प्रोडक्शन है, 400 टन, इसको कैसे संभालना? काशिफ साहब, ये जो ऑर्गेनिक की तरफ आना है, हम देख रहे हैं कि बहुत सारे ममालिक ऑर्गेनिक की तरफ चले गए हैं, लेकिन ये वैसे चैलेंज तो बहुत बड़ा है। इस वक्त किसानों के हवाले से अगर बात की जाए तो उनको कैसी गाइडलाइन दी जा रही है? क्या वो लोग भी आप लोग के साथ मुख्तलिफ क्या सेमिनार हो रहे हैं, क्या उनको बुलाया जा रहा है, समझाया जा रहा है और इस टेक्नोलॉजी के हवाले से कुछ बताया जा रहा है? जी, मैं इस बारे में वाज़ेह करूं कि हमने और डॉक्टर साहब ने इसके ऊपर मुकम्मल है ना अमल किया और उन लोगों से मुलाकात की, उन फार्मर्स से मुलाकात की जो इस फ़र्क को जानना चाहते थे कि ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र और सिंथेटिक फर्टिलाइज़र में नामियाती और गैर नामियाती में क्या फ़र्क है और हमें इससे क्या फ़ायदा और क्या नुकसान हो सकता है। तो डॉक्टर साहब ने भी, हमने भी जो हमारी रिसर्च थी उसके ऊपर हमने उनको वाज़ेह किया कि देखें इसमें सीधा 2 से 3-4 पॉइंट्स हैं जिससे तब्दीली आ सकती है या बेहतरी आ सकती है ज़राअत के अंदर, उसके अंदर और ग्रोथ हो सकती है पाकिस्तान में। उसमें सबसे पहला पॉइंट ये है कि देखें जो सिंथेटिक केमिकल जो जा रहा है, जो लग रहा है, उससे ह्यूमन का भी नुकसान हो रहा है जो खा रहा है, प्लांट का भी नुकसान हो रहा है, एनवायरनमेंट का भी नुकसान हो रहा है, एनिमल्स का भी नुकसान हो रहा है, जमीन का और भी जो नुकसान सॉइल है उसका भी नुकसान हो रहा है, और जो पानी यहाँ से गुजरने के बाद कहीं और जा रहा है वो भी आगे नुकसान कर रहा है। ठीक है। अच्छा, दूसरा, अब ये अगर ये हम आते हैं ऑर्गेनिक के ऊपर, ये ऑर्गेनिक है ना, इंसान को कोई नुकसान नहीं दे रहा है,
इन्वायरमेंट को नुकसान नहीं दे रहा है, एनिमल को, और ज़मीन को रीजनरेट कर रहा है, दोबारा अपनी साख्त में लेकर आ रहा है कि जो उसका नेचुरल जो उसका जो था, जिसमें डॉक्टर साहब ने भी फरमाया कि ये इससे हमें ना जो सिंथेटिक केमिकल से इसको अप्लाई करने से जब तक हम उसको दोबारा डोज नहीं देते तब तक वो हमारे लिए काम नहीं करती है। तो इस सूरत के अंदर ये जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है, हमने उन किसान साहिबान को और जो इसके डीलर्स हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं जो इसको प्रमोट करते हैं, उनको इस चीज़ की आगाही दी है कि है ना, हम आपको वही स्पीड देने की कोशिश करेंगे जो कि सिंथेटिक देता है, और इसके अंदर आपको नुकसान भी नहीं होगा। और दुनिया के अंदर अब यही हो रहा है कि लोग है ना केमिकल बेस्ड फर्टिलाइज़र से ऑर्गेनिक की तरफ आ रहे हैं। मैं जब सऊदीया गया था तो सऊदीया की जो है ना मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर है, उनके जो डायरेक्टर हैं खालिद साहब, उन्होंने मुझे बताया कि 2030 का प्रोग्राम है हमारा कि हम यहाँ से जो है ना सिंथेटिक जो केमिकल बेस्ड फर्टिलाइज़र है उसको एलिमिनेट कर देंगे, ख़त्म कर देंगे, और हम और जो ऑर्गेनिक है उसको हम प्रमोट करेंगे। डॉक्टर साहब आपकी तरफ आएंगे, ज़राअत के हवाले से आपसे जानना चाहेंगे कि हालिया जो इक़दामात है, फिर हमने देखा कि आर्मी चीफ भी मैदान में आए और कहीं ना कहीं जो है बहुत सारे प्रोग्राम के हवाले से आप लोगों ने भी बहुत सारी सेमिनार्स भी हुई उनके साथ। क्या लगता है इन इक़दामात के बारे में, आपकी क्या राय है, क्या समझते हैं आप? मेरे ख्याल में जो मेरी मीटिंग्स हुई हैं सो फार मैं उसको ज़्यादा तो हाईलाइट नहीं कर सकता यहाँ पर, लेकिन मैं आपको ये बताऊँ, और मेरी उनसे शेयरिंग हुई है कि ये पाकिस्तान के लिए एक अनदर ग्रीन रेवोल्यूशन है। अच्छा। ग्रीन इनिशिएटिव के तहत एक अदर ग्रीन रेवोल्यूशन है जो 60 में आया था और एक तब्दीली आई थी, वही तब्दीली इंशाल्लाह होने जा रही है। दो चीज़ें हैं, एक तो हमारा जितना लैंड रिसोर्स पड़ा है उसको अंडर एग्रीकल्चर ला रहे हैं और हम उनके बिल्कुल उनके राइट लेफ्ट पर खड़े हैं और खड़े रहेंगे इंशाल्लाह ताला। मैंने उनसे कहा जनरल साहब से कि भाई ये एक आखिरी चांस है पाकिस्तान पर, और पाकिस्तान को अब एक्सपोर्ट पर जाना चाहिए, इंपोर्टर नहीं रहना चाहिए, एक्सपोर्टर होना चाहिए। और मैं आपको श्योर करता हूँ कि द वे दे आर वर्किंग, द वे दे आर, एक उन्होंने जितना सेटअप है, मेरी वहाँ से बाकी दोस्तों से मुलाकात हुई है, बहुत अच्छी टीम है हमारा। मैं हैरान रह गया कि जब मैंने पूछा कि मुझे अपना सेटअप तो दिखाओ, तो मुझे ब्रिगेडियर साहब ऊपर ले गए। 120 के करीब मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी का बेस्ट टैलेंट उन्होंने इकट्ठा कर रखा है जो मुख्तलिफ एक्सपर्ट हैं एग्रीकल्चर के मुख्तलिफ एरिया में। तो मैं वहाँ जब रियली इम्प्रेसिव हुआ, तो बैक में तो वो जंग और इन्हीं एक्सपर्टीज को जो है यूटिलाइज करके चीज़ों को मैक्सिमम तरीके से हल किया जा सकता है। सॉरी फॉर इंटरप्शन, ये सेगमेंट जो है उसका वक्त खत्म हुआ चाहता है और हमें आपकी मौजूदगी का हमने भरपूर फायदा उठाया। जितने मैक्सिमम क्वेश्चन हम कर सकते थे हमने किए, और वो क्वेश्चन जो है होपफुली कि उसका प्रोडक्टिव आंसर जो है हमारे देखने वालों को जरूर मिला होगा। थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू बीइंग बात। लेकिन जितने भी मसाइल जिन पर बात की गई है, जिनको एड्रेस किया गया है, तमाम तर मसाइल भी पाकिस्तान में मौजूद है, बशर्ते कि उनके बुरोकार ला के जो है वो स्ट्रैटेजीज के साथ आगे बढ़ा जाए तो मसाइल यकीनी तौर पर हल हो सकते हैं। एक ब्रेक लेनी, वापस आते हैं ब्रेक के बाद। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। भाई महंगाई बहुत है, लेकिन कुछ लोगों ने महंगाई का ऐसा सोल्यूशन निकाला है कि हम भी हैरान हो गए हैं कि ऐसा भी हो सकता है। मुझे लगता है कि ये प्रैक्टिस तो मैं भी लाहौर शहर में कर सकती हूँ, लेकिन फिलहाल आप रावलपिंडी की अगर हम बात करें तो वहाँ पर आप देखेंगे कि वहाँ पर इर्द गिर्द आप किस तरह से घूमते फिरते देखते हैं। लेकिन अब हमने घूमना पड़ना साइकिल पे नहीं है, बाइक पे नहीं है, गाड़ी पे नहीं है, स्केटिंग की अगर हम बात करें तो जी रावलपिंडी से खातून का ताल्लुक है, हलीमा सादिया इनका नाम है। क्या सोल्यूशन निकाला है इन्होंने महंगाई का कि पेट्रोल की जरूरत ही नहीं है, लेकिन आप किस तरह से वो अपनी आमदरफ के लिए स्केटिंग सड़कों पर करती हैं, ये जानने के लिए हमें इस्लामाबाद जाना पड़ेगा, क्योंकि वो इस्लामाबाद में हरमीत के साथ मौजूद है, इस्लामाबाद स्टूडियो में। हरमीत, ओवर टू यू। मुलाकात कराएं हलीमा सादिया से हमारी। जी हलीमा साहब हमारे साथ है स्टूडियो में, और मुझे बड़ा अच्छा लगा आपने दोस्त बात की कि कहीं ना कहीं महंगाई का हल जो है ज़बरदस्त तरीके से। हलीमा आपसे जानना चाहेंगे, ये क्या हल निकाला है आपने महंगाई का, और ये सीखा आपने किस तरह, कितना टाइम लगा इस एज में? जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं अपने मेरे जो टीचर हैं जिसने मुझे सिखाया, बच्चा ही है मेरे लिहाज से, लेकिन अभी मेरे 3 महीने हुए, मैंने स्केटिंग अभी सीखी। काजी असीब नाम है उसका माशाल्लाह से, और वो DHA 1 में स्केटिंग करवाता है और बहुत प्रोफेशनल स्केटर है वो। अच्छा। और मुझे बहुत से लोगों ने कहा कि मतलब ये स्केटिंग से आप माशाल्लाह, उसने मुझे पहले दिन ही जिस दिन मुझे ट्रेन किया और उसके मैंने जो स्टेप
सीखे और माशाल्लाह मुझे ऐसे लगा कि मैं डरूंगी नहीं, मैं कर पाऊंगी। तो रावलपिंडी की तो वैसे ट्रैफिक की बात कीजिए, खौफ आता है, गाड़ी में भी आप जाएं तो टेंशन होती जी है। बिल्कुल ऐसा आप ही है। कैसे मैनेज कर लेती हैं? मैं ट्रैफिक वाली साइड पे नहीं जाती हूँ। अच्छा। जहाँ पे ट्रैफिक होती है थोड़ा सा अभी अभी मैं खैर मैंने सीखा है, वहाँ से डर तो खैर मुझे अभी भी लगता है, लेकिन मैं रावल रोड वाली साइड से भी जाती हूँ और फिर उसके अलावा जो है तो ये रावल रोड वाली साइड से जा रही हूँ, ठीक है। और उस जिधर रश होती है उधर मैं स्केट उतार लेती हूँ। अच्छा, तो ये ख्याल कैसे आया कि भाई नहीं जा सकती हूँ गाड़ियों में? नहीं, मैं गाड़ियों में जो है तो पहले भी नहीं जाती थी, मैं इन ड्राइव करवाती थी, बाइक क्या करवा लेती थी, लेकिन आपको पता है पेट्रोल महंगा होने की वजह से किराए बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, इतना बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता, फिर इतनी बचत नहीं होती। फिर मैं अल्हम्दुलिल्लाह ब्यूटिशियन भी हूँ और भी बहुत सारे काम करती हूँ छोटे मोटे, लेकिन अल्लाह का शुक्र है। लेकिन जब से मैंने स्केटिंग करनी स्टार्ट की है, मेरी जितनी भी वो मतलब एक होता है ना इंसान की वो जो सुस्ती होती है, वो थकावट सी होती है, वो भी खत्म हो गई है इससे ना, स्केटिंग से खुद भी एक्टिव हो गई हूँ। अच्छा हलीमा, अगर मैं आपकी बात करूं तो देखिए 41 साल माशाल्लाह आपकी एज है। इस एज में आपने इतने ज़बरदस्त तरीके से ये इनिशिएटिव लिया है, क्योंकि मुझे इतना पता है कि आपने इसके बाद बहुत सारी ख़वातीन को, बच्चियों को इंस्पायर किया होगा कि आप लोग क्या इधर उधर सफ़र करती हैं, इन ड्राइव हो गया या XYZ जो भी ऐप्स होती हैं, आप क्या समझती हैं कि सड़क पर जब आप चल रही होती हैं, बाइक वालों को हम बहुत अप्रिशिएट करते हैं, ख़वातीन अगर बाइक चलाती हैं, इर्द गिर्द से लोग आपको मिलते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, आपको देख के आपसे इंस्पायर होकर कितने लोगों ने स्केटिंग शुरू की है सड़कों पर? जी बिल्कुल ऐसा ही है, मुझे देख के काफ़ी सारी लेडीज़ आई हैं माशाल्लाह से। हसीब मुझे रोज़ बताता है कि कहता है कि हलीमा आंटी आपकी वजह से ना स्केट में काफ़ी सारी माशाल्लाह ख़वातीन अब काफ़ी ज़्यादा तादाद में हो गई हैं माशाल्लाह, काफ़ी आ रही हैं अब। मुझे वैसे एक और चीज़ बताएं मुझे। आपने बोलचाल तो मचा दिया, लेकिन ऐसे में जो जाती हैं, अब पहली बार आप जब गई, कोई एक्सीडेंट वगैरह, कोई गिरी शिरी है ऐसे तो कि नहीं करना है, बस बहुत हो गया स्केटिंग? नहीं, मैं स्केटिंग में तो मेरा कभी भी अल्लाह ना करे स्केट करते हुए मेरा कभी एक्सीडेंट नहीं हुआ। नहीं हुआ। सोहा, अच्छा मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, देखिए आपको किसी पहियों की जरूरत नहीं है, आपके पास अपने 2 पहिए हैं और 11 नंबर पे आप सफ़र करती हैं हर जगह, जो कि देखने में बहुत इंटरेस्टिंग भी लग रहा है। आप ये बताएं कि अगर आप इस सारी सिचुएशन को कितना मतलब आप रिलैक्स फील करती हैं कि किसी को कहना नहीं पड़ता और किसी बस की गाड़ी की ज़रूरत नहीं पड़ती, आसानी कितनी हो गई है ट्रैवल करने में? माशाल्लाह आसानी तो बहुत है माशाल्लाह। मैं सबसे बड़ी बात ये कहना चाह रही हूँ कि जब से मैंने स्केट करना शुरू किया है तो जो मैं पैदल सफ़र थोड़ा सा करती थी मेरा सांस फूल जाता था, अब वो मैं मीलों के हिसाब से भी अगर मैं पैदल भी चलती हूँ तो मुझे कुछ नहीं होता। तो वैसे आसपास जितने भी आपके जानने वाली हैं मोहल्ले के, और फिर आप ब्यूटिशियन भी हैं माशाल्लाह, तो ऐसे में टिप्स उनको भी बताती हैं कि छोड़ दो यार ये? जी मैं सबको कहती हूँ, मतलब मुझे ना ये अभी कुछ दिन पहले ना एक वो कह रही हैं कि यार मैं बहुत ज्यादा मोटी हो गई हूँ। और रिजवाना कह रही थी आपकी पड़ोसन? जी हाँ। तो वो मुझे कह रही थी मैं बहुत मोटी हो गई हूँ, मोटापे का क्या हाल है, मैं सबको यही बताती हूँ स्केटिंग। अच्छा जी, तो ये टिप्स हम अपने बस साहब को भी देंगे, हमारे पास भी है बेचारा भी एक और चीज़ जानना चाहती हूँ। देखिए आपने ऐसे बस घर का सौदा सल्फ लेके आना है, कहीं जाना है, कहीं आना है, आपने स्केटिंग बूट निकाले, उसे पहना और ऐसे सड़क पे घूमते फिरते आप निकल जाती हैं, पहुँच जाती हैं। लेकिन आप ये बताएं कि अगर लोग जो है, अब हमारे मुआशरे में, आप ऐसे मुआशरे में रहते हैं कि ख़वातीन को अगर बाइक चलाता देख लें, गाड़ी चलाता भी देख लें तो हम हैरान हो जाते हैं, अभी वो एक्सेप्टेंस लेवल नहीं है। आप क्या समझती हैं, आप स्केटिंग कर रही हैं और स्केटिंग शूज़ पहन के आप निकली हुई हैं, इर्द गिर्द से लोग तो आपको देखते होंगे हैरानगी से भी, और कुछ ऐसी नजरें भी होंगी जो डाइजेस्ट नहीं होती होंगी, तो उन लोगों को क्या रिएक्शन देती हैं? कभी लोगों ने कहा है? जी बिल्कुल है, जी बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत से लोग जो है नेगेटिव सोचते हैं, तो मैंने ना लोगों की बातों पे जाना छोड़ दिया है। पता है क्यों? लोग, अगर आप लोग अच्छा भी खाओगे तो भी लोग बातें करेंगे, अगर आप लोग अच्छा पहनोगे खाओगे तो भी, अगर घर में कुछ नहीं है तो भी लोगों ने बातें करनी है, इसलिए मैं लोगों की नेगेटिव सोच पे नहीं जाती हूँ। लोग क्या नेगेटिव चीजें भी बहुत हैं, लेकिन एक और चीज जारी बात है, एक तो रावलपिंडी का अपना एक स्टाइल है, अगर ज्यादा कोई घूरता है तो फिर आपके पास स्टाइल है वैसे, लेकिन आपसे जानना चाहेंगे कि पॉजिटिव क्या रिस्पॉन्स आता है? लेकिन किसी की जरूरत नहीं होती कि मुझे कोई गलत नजर से देखे और
और अगर देखता है तो उसको पता है हलीमा जो है तो हलीमा बाजी बड़ी जी खतरनाक भी है, डेंजरस है भाई, तो बड़ा ध्यान रखना होगा वैसे। मैं सबसे बड़ी बात ये कहती हूँ, मुझे अपने अल्लाह की नजर में ठीक होना चाहिए, हाँ। बाकी दुनिया मेरे बारे में क्या कहती है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे आपने चश्मा भी लगाया। अच्छा हलीमा, एक और चीज, पॉजिटिव लोग क्या सपोर्ट करते हैं, देखते हैं हाँ वेल डन कुड़िए, जी बिल्कुल। अच्छा हलीमा साहिबा, मुझे ये बताएं कि एक रिएक्शन आपका आता है सोसाइटी की तरफ से, एक आता है आपका घर की तरफ से। लोग आपको घर में, मतलब घर में अगर बच्चों की बात की जाए, खावन की बात की जाए, दीगर रिश्तेदारों की बात की जाए, वो भी लोगों में आते हैं खैर, लेकिन कहते हैं ये मतलब ये क्या है, ऐसे कैसे आप कर सकती हैं, ये तो एक गेम है, ये खेल है और आप इसे इस्तेमाल कर रही हैं अपना रोजमर्रा जिंदगी में, आप क्या समझती हैं? जी बिल्कुल ऐसा ही है, रिश्तेदार भी बहुत सारे ऐसे होते हैं जो बातें करते हैं, बस वही मैंने बस आपको बताया कि मैं ना अपने मैं बिल्कुल परवाह नहीं करती, पहले करती थी लेकिन अब परवाह करनी छोड़ दी है। That's the spirit we want। अच्छा हलीमा साहिबा, मुझे आपसे हरमीत लास्टली मुझे इनसे ये पूछना है कि अगर हम स्केटिंग की बात करें, आपको पता है इट्स अ प्रॉपर गेम ना, चले ये तो लाइटर नोट पे हो गया कि आमदरफ्त के लिए और ट्रांसपोर्टेशन को एक्सक्लूड करने के लिए लाइफ से, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं स्केटिंग में मुकाबला भी जीत के आई हूँ लड़कों से। ये मैंने भी जीत के आई है। अच्छा, जी मुझे अवार्ड भी मिला है। अच्छा लड़कों से मुकाबला जीता आपने? जी बच्चों से। अच्छा। वो एक बच्चा था, वो मतलब मुझे जानबूझ के ना स्केटिंग क्लब में पंप कर रहा था, कह रहा था कि ना करें ये आंटी गिर जाएंगी। मैंने कहा आंटी गिरा सकती है, गिर नहीं सकती। और कहते हैं कैसे कैसे हो सकता है, मैंने कहा मुकाबला स्टार्ट करिए, फिर मुझे अवार्ड भी मिला है, गोल्ड मेडल भी मिला है। मतलब उस बच्चे की वोट लगा दी आपने। हाँ जी बिल्कुल। क्या बात है, ये देखिए चैलेंज है, उसको एक्सेप्ट करना और फिर उसमें कमाल कर जाना, ये कोई हलीमा बाजी से सीखे। वैसे आपसे जानना चाहेंगे, बहुत सारी जो खवातीन बैठी हैं उनको क्या कहेंगे कि भाई आए मेरे साथ चल पड़े इस राह पे? हलीमा जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं यही कहूंगी, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह हर मुश्किल काम मैंने किया है, हर मुश्किल से मुश्किल काम मैंने किया है, तो ये नहीं है कि मैं सिर्फ स्केटिंग ही करती हूँ, मैंने बहुत सारे काम ऐसे किए हैं जो मेकअप खराब किया है। वैसे जी किसी के दुल्हन का मेकअप खराब किया है? नहीं, मैंने मेकअप कभी नहीं खराब किया, अल्लाह ना करे, लेकिन माशाल्लाह से मैं हर फन मौला हूँ। वाह वाह, क्या बात क्या बात है, बड़ी घर में अगर बिजली खराब हो जाए वो भी ठीक कर लेती हूँ, और हम बड़े खुश हैं, बड़े इंस्पायर हैं आपसे, बस यही जोश चाहिए, यही जज्बा चाहिए। क्या कहेंगे लोग, ये दुनिया का सबसे बड़ा रोग है, इसको अपनी जिंदगी से निकालें, आपका जो दिल करता है वो गेम है, अपनी खुशी के लिए, अपनी आसानी के लिए जो भी आप करना चाहते हैं, जस्ट गो डू व्हाटएवर यू वांट टू डू। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर इन इस्लामाबाद। बहुत खुशी बात करके, बड़ा इंटरेस्टिंग ये सेगमेंट रहा, और यही जो है ना जज्बा आप सबकी जिंदगी में जरूर होना चाहिए। अपने मसले का हल आपने खुद निकालना, चाहे वो जैसे भी निकाले, गेट अ सोल्यूशन। इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात करेंगे नए टॉपिक, नए इश्यूज के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपने से मुंसलिक लोगों का भी ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।